नहीं, ये ब्रेक के बाद का है सर, वो तीनों अपन फाइल कर देते हैं। ठीक है, सही है, क्योंकि उसमें एक दफ़ा लाइट जाती है दोबारा भी आती है ना। जी, इनपुट है आपके पास, ठीक। तो शुरू का 1.5 घंटा अगर अच्छे तरीके से ईमानदारी से सही से लिख लिया जाए, और जल्दी में मत लिखें, उसको नीट लिखें, क्योंकि उसने बार बार पढ़ा जाना है। आपने जब रिवाइज़ करना है अपने रजिस्टर से रिवाइज़ करना है, और यकीन माने आपको बड़ा मज़ा आएगा अपने रजिस्टर से रिवाइज़ करते हुए, और ये होगा ना कि हाँ बस ये रजिस्टर में, अच्छा वो डेडिकेटेड रजिस्टर होना चाहिए। पता लगे कि आप 2 सफ़े के बाद एक अकाउंटिंग का सवाल भी करके बैठे हुए हैं उसमें, फिर थोड़ा सा आगे जाके जो है वो अपने कुछ ख्यालात आपने वहाँ लिखे हों, फिर किसी सफ़े पे आपकी शायरी आ रही हो कि बैठे बैठे सोचा कि ज़रा शायरी कर लूँ, तो वो एक डेडिकेटेड रजिस्टर। उसके अलावा जिस मर्ज़ी रजिस्टर पे जो मर्ज़ी करें, वो एक स्मार्ट सा रजिस्टर होना चाहिए, और वो आपको, आप जब उठाएं आपको हो कि बस ये इतना सा लॉ है, तो वो इंशाअल्लाह ताला मोटिवेशन बेहतर रहेगी। कल हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर 3 से रिलेटेड कुछ बुनियादी बातें। सबसे पहले हमने देखा वैलिड, वॉइड, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इन सारी चीज़ों को पढ़ा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो वॉइड एग्रीमेंट कैसे कहते हैं? वॉइड एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट विच इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है वो वॉइड एग्रीमेंट है। वॉइड एग्रीमेंट के लिए कोई ख़ास और लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है? हाँ, वॉइड एब इनिशियो, शुरू से ही वॉइड थे, ही वॉइड, वो तो हमेशा से ही वॉइड थे। तो वॉइड एब इनिशियो जो है वो इसमें हम काउंट करते हैं वॉइड एग्रीमेंट में। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ है? जो वैलिड था फॉर्मेशन के टाइम, जो फॉर्मेशन के टाइम पे वैलिड था, सबसे की पॉइंट यही है, जो फॉर्मेशन के टाइम पे वैलिड था, बट अब कुछ ऐसा हुआ कि वो सब्सीक्वेंटली दैट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, सब्सीक्वेंटली कोई इलीगैलिटी आ गई, सब्सीक्वेंटली कोई और मसला आ गया, सब्सीक्वेंटली बाद में आफ्टरवर्ड्स कुछ इस तरह की चीज़ आ गई जिसकी वजह से वो वैलिड नहीं रहा, वो वॉइड हो गया। ठीक हो गया। ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जैसे दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, जो एक पार्टी है उसने शायद कोई दो लंबी दूसरी पार्टी के साथ की हो, ठीक हो गया। जो इन्फोर्सेबिलिटी होती है वो दूसरी पार्टी के हाथ में होती है कि इसको वॉइड रखना है या वैलिड रखना है। ठीक है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें उसको कंटिन्यू रखने का चांस आ जाए किसी एक पार्टी के पास। जितनी भी पार्टीज़ हैं उनमें से किसी एक से ज़्यादा पार्टीज़ को अगर ये ऑप्शन मिल जाए कि आपके पास चॉइस है, आप बताओ कि ये एनफोर्सेबल है या नहीं, आप कहोगे तो ये कंटिन्यू होगा, आप कहोगे तो हम इसे वॉइड कर देंगे, और वो एक पार्टी या वो पार्टीज़ जिनको इख्तियार मिलता है वो मजलूम है। वर्ड क्या इस्तेमाल किया लॉ ने मजलूम के लिए? एग्रीव। एग्रीव पार्टी को वॉइडेबल ऑप्शन मिलेगी और डिफ़ॉल्टिंग पार्टी को नहीं मिलेगी। डिफ़ॉल्टिंग पार्टी जिसने धोखा किया या जुल्म किया, और एग्रीव पार्टी जो मजलूम है जिसके साथ जुल्म हुआ, इन चारों में, इसकी डिस्क्रिप्शन में, इसकी लाइन में, इसमें लिखी हुई बात में कोई कन्फ्यूजन है? बताएं, समझ के चलना है आगे। मतलब फास्ट ट्रैक का ये मतलब नहीं कि जल्दी जल्दी से सिलेबस ख़त्म करना है, अच्छी तरह से समझ के ख़त्म करना है, और इंशाल्लाह ताला आप अपने पीयर से अपने आप को बेहतर रैंक कर रहे होंगे। आप अपने जब दोस्तों में बैठेंगे 4-5 दिनों में और अपने से सीनियर्स में बैठेंगे तो आप उनके सामने अजीब अजीब सी बातें कर रहे होंगे, तो वो कहेंगे कि ये कल का लड़का जो है, ये कल की लड़की अचानक से ऐसी जज्बाती हो गए और ये जो है वो इनको तो हमसे ज़्यादा लौ आना शुरू हो गया है। तो अपना जो है वो सदका उतारते रहना है, ठीक है। आप लोग जो है वो नज़रों में आ जाएंगे लोगों की, क्योंकि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और साथ साथ पढ़ रहे हैं। बस आखिरी दिन तक ये वाली बात मानते जाएं, यकीन माने। अब तो कहानी 16 दिन की रह गई है आज से ऑनवर्ड, 16 वर्किंग डेज। तो ये शुरू वाली बात कवर हो गई। जी बताइए सवाल। ठीक है जी, अब इसमें ये डिपेंड करता है कि साबित किसने करना है। हाँ, याद है हमने कहा था बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ आता है मशकूक बात करने पे। अगर तो हालात से बड़ा साफ जाहिर है कि मजलूम के साथ धोखा हुआ है तो फिर उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है, फिर जालिम के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि हाँ भाई तुम बताओ तुमने कहाँ जुल्म नहीं किया, साफ नज़र आ रहा है जुल्म हुआ है। लेकिन अगर वो मजलूम पार्टी एक अजीब सी बात कर दे, वो कहे कि जी ये अचानक से मेरी पूरी फैमिली को अगवा करके ले गए थे, मैं क्या करता,
अगर वो इतनी कोई अजीब सी आउट ऑफ द वे बात कर रहा है तो फिर उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ का रूल आपने हमेशा जहन में रखना है, जो नॉर्मल से हटके मशकूक बात करता है ना, ऐसी बात जो फौरन से यकीन करने वाली नहीं होती। यानी एक पागल के बारे में कोई कह दे कि ये इस वक्त ठीक है, ये मशकूक बात है। एक सही आदमी के बारे में कोई कह दे कि इसने लस्सी पी हुई है, मशकूक बात है। तो मशकूक बात जो करता है, तो एग्रीव पार्टी पे ज़्यादातर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं होता। हम आगे जाके चैप्टर 4 में फिनोमेना पढ़ेंगे कोर्शन, वहाँ पे उसके ऊपर होता है, क्योंकि उसे साबित करना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत अजीब सी बात कर रहा होता है। तो अदरवाइज अभी हमने ये नहीं पढ़ा, अभी हमने वर्ड वॉइडेबल पढ़ा है, लेकिन अभी हमने वो सिचुएशंस नहीं पढ़ी जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। ये सिचुएशंस हम चैप्टर 4 में पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह ताला के, जिनमें कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है जी। वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल, सब क्लियर है। फिर हमने बात की कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स। कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स 7 होते हैं, लेकिन किताब ने चूंकि ऑफर एक्सेप्टेंस बता दी थी तो उससे आगे के उन्होंने कहा कि अच्छा एग्रीमेंट से ऑनवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तक जाने के लिए आपको 5 एसेंशियल्स चाहिए। वो 5 एसेंशियल्स में से कोई से 5 बताएंगे कि बोला फ्री कॉन्सेंट हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, मकसद लॉफुल हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो, जो कंसिडरेशन जो कमर्शियल जो लेन देन है वो भी लॉफुल हो, एग्रीमेंट करने वाला कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, और वो एग्रीमेंट ना हो जो लॉ ने मना कर दिया कि खबरदार ये एग्रीमेंट नहीं करने। शाबाश, बिल्कुल 5 बातें इन्होंने बिल्कुल सही बताई। वो एग्रीमेंट जो लॉ ने मना की है वो नहीं होने चाहिए, फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें हम उठा के पढ़ेंगे इंशाल्लाह चैप्टर 4 में। और 3 मज़ीद चीज़ें जो चैप्टर 3 का कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि पार्टीज़ की कैपेसिटी या कम्पिटेंस हो, जिस पे हमने कल बातें की। फिर हम लोगों ने बात की कि इसमें कंसिडरेशन लॉफुल हो और ऑब्जेक्ट लॉफुल हो। ऑब्जेक्ट का लॉफुल होना हमने कल देखा था, कंसिडरेशन के ऊपर इंशाल्लाह आज हम बात कर रहे होंगे अपने पहले हाफ में। ये 5 में मोटी मोटी अभी डिस्क्रिप्शन है, इन 5 की डिटेल्स हैं। ये 5 सिर्फ एक लिस्ट है जो आपने बस जहन में रखनी है, लेकिन इसमें हर जुमले की गहराई हमने तसल्ली से पढ़नी है। तो इन 5 में अपेरेंटली कोई मसला तो नहीं, सामने से पता लग रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं फॉर एग्जांपल कि फ्री कॉन्सेंट क्या होती है सर, वो तो हमने बहुत थॉरोली पढ़ना है। वो कौन से एग्रीमेंट है जो मना हो गए, वो भी बड़े डिटेल से पढ़ने हैं। तो कोई कन्फ्यूजन कंसिडरेशन में और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है? अभी हमने कंसिडरेशन सही से नहीं पढ़ी, लेकिन कंसिडरेशन इज दैट कमर्शियल थिंग जिसका एक्सचेंज हो रहा है। गंदम, मैं गंदम खरीद रहा हूँ, तो गंदम इज द कंसिडरेशन फॉर मी, और मैं सामने वाले को पैसे दे रहा हूँ। मैं गंदम इसलिए ख़रीद रहा हूँ कि मैंने अपने घर वालों को खिलानी है, ये ऑब्जेक्ट है। मैं गंदम इसलिए ख़रीद रहा हूँ कि मैंने अपनी दुकान पे रखनी है, मैं बेचूँ। मैं गंदम इसलिए ख़रीद रहा हूँ कि पाकिस्तान में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करूँ और इस टाइम पे गंदम की शॉर्टेज का फ़ायदा उठाऊँ और 2 महीने बाद एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाऊँ। ये ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब समझ आया? ऑब्जेक्ट बैक एंड पे पर्पस क्या है, मतलब वाई यू आर डूइंग दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के पीछे जो वजह है, जो आपको वो है, फॉर एग्जाम्पल आप क्लासें पढ़ रहे हैं, मैं क्लासें पढ़ा रहा हूँ, आपकी कंसिडरेशन है आपको मेरे से बिजनेस लॉ की तालीम मिल रही है। मेरे कॉलेज की कंसिडरेशन ये है कि आपकी तरफ से कॉलेज को पैसे मिल रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? आई कैप का एक पेपर पास करना, वो पर्पज है। तो क्लियर है? ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन में फ़र्क क्लियर है? कंसिडरेशन इज दैट थिंग जो एक्सचेंज हो रही है, और ऑब्जेक्ट इज दैट रीज़न, वो वजह जिसके लिए ये, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट के पीछे असल मकसद क्या है, वो असल मकसद जो है वो ऑब्जेक्ट है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कैपेसिटी ऑफ पार्टी या कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टी। हमने कहा 3 तरह के लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कौन से 3 तरह के लोग? एज ऑफ मेजॉरिटी को पहुंचे हुए हों, साउंड माइंड हो, नॉट डिस्क्वालिफाइड वाला हो। ये 3 बातें हम लोगों ने पढ़ी। ये एज ऑफ मेजॉरिटी, कितनी एज को मेजर एज कहते हैं? नॉर्मल केस 18 साल है। अगर गार्डियन अपॉइंटेड बाय लॉ हो तो फिर 21 साल। तो ये हमारी एज ऑफ मेजॉरिटी है। माइनर जो है वो बहुत सारे काम नहीं कर सकता, माइनर के साथ एग्रीमेंट भी वॉइड है। माइनर किसी बड़े के साथ मिलकर एग्रीमेंट करे तो बड़ा फंस जाएगा। माइनर किसी बड़े को बेवकूफ़ बना के एग्रीमेंट कर ले तो भी बड़ा ही फंसेगा। ये 2-3 बातें हमने माइनर की पढ़ी थी, और 1-2 बातों को मैंने होल्ड कर लिया था क्योंकि किताब में आगे वो पूरा कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल से आना है इंशाल्लाह। माइनर और उससे रिलेटेड कोई सवाल? ऑल क्लियर?
यानी हम हर दिन डबल डबल पढ़ रहे हैं, हम पिछले दिन भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, जज्बाती हो जाते हैं। ठीक है जी, माइनर क्लियर है। माइनर के बाद आए हम साउंड माइंड की तरफ। हमने कहा अनसाउंड किसे कहते हैं, अनसाउंड उसे कहते हैं जो साउंड ना हो, तो फिर हम फंस गए। अब हमें साउंड माइंड पढ़ना पड़ेगा। साउंड कौन है, 3 शराइत, या साउंड माइंड किसे कहेंगे? उसे कहेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त उसे एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस का बताओ, ठीक है, और वो जो उसके इंटरेस्ट पे उसका इफेक्ट है। 3 बातें, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, टर्म्स को समझ रहा हो, और अपने ऊपर उसका जो इम्पैक्ट है, जो उसका नफ़ा नुकसान है वो समझ सकता हो। तो जो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त इस काबिल हो जहनी तौर पे, मैं उसको कहूँगा वो साउंड माइंड है। अनसाउंड माइंड में 3 कैटेगरीज थी। कौन सी 3? स्पेसिफिक पर्सन या इडियट, ल्यूनेटिक और ड्रंकन पर्सन। स्पेसिफिक पर्सन 100% पागल था, बाय बर्थ पागल था। ल्यूनेटिक ज़्यादातर पागल है, ज़्यादातर पागलपन की हालत में रहता है, कभी कभी सेन इंटरवल्स भी आते हैं। और ड्रंकन पर्सन ज़्यादातर सही आदमी है, कभी कभार अजीब सी एकदम से वही बात है कि वो अच्छे ब्रांड की लस्सी पी लेता है और उसकी वजह से वो फिर बहकी बहकी बातें करना शुरू कर देता है। तो इन तीनों के लिए 2 जेनेरिक रूल उन्होंने बता दिए। जो स्पेसिफिक पर्सन है वो तो बेचारा कभी भी नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट, वो तो कभी भी उस पोजीशन में नहीं है। जो बाकी 2 लोग हैं उनके बारे में लॉ ने कहा कि जो ज़्यादातर अनसाउंड हो और कभी कभी साउंड हो, तो ये कभी कभी वाले टाइम पे वो क्या कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और जो ज़्यादातर साउंड हो और कभी कभी अनसाउंड हो, तो ये कभी कभी वाले टाइम में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो सीधी सी बात है कि बंदा जिस वक्त साउंड इंटरवल में उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जब नहीं है, किताब ने उसको खामखा एक साइंस बना के पेश किया। साउंड माइंड और उससे रिलेटेड जो बातें हैं, एक और बात जो किताब में आपको लिखी नज़र नहीं आई, जो मैंने बाय द अंडरस्टैंडिंग बाय द वे बताई थी, बर्डन ऑफ प्रूफ वाले। क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अक्सर जगह पे जहन में रखना होता है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब है कि किसके ऊपर ज़्यादा वो आएगा, वजन आएगा, किसको साबित करना होगा ज़्यादा। तो जो बंदा ज़्यादातर पागल रहता है और एक बंदे कोई कह दे, कन्फर्म कर दे कि इस वक्त ठीक है, तो जिसने कन्फर्म किया उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा। और जो ज़्यादातर ठीक होता है, कभी कभी पागल हो, और एक बंदा एलिगेशन लगा दे कि इस वक्त पागल है, तो उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर आता है जो मशकूक वाली बात करता है। साउंड माइंड से रिलेटेड किसी का कोई सवाल, कोई लाइन, कोई पॉइंट जो नहीं समझ आ रहा? एक स्टेप आगे गए, हमने कहा वो लोग जो डिसक्वालीफाइड बाय लॉ हैं, जिनको लॉ ने मना कर दिया कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। डिसक्वालीफाइड बाय लॉ 4 लोगों की आपने लिस्ट पढ़ी, चारों बता सकते हैं? फॉरेन एम्बेसडर्स वगैरह जो हैं वो उनको मना है, और क्योंकि उनको इम्यूनिटी मिली हुई होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर तो सकते हैं, लेकिन फिर ये होगा कि हम फंस जाएंगे क्योंकि हम उनके ऊपर लीगल केस नहीं कर सकते। वो चाहें तो अपने आप को पाकिस्तानी अदालतों के सामने पेश कर दें, उनकी मर्जी है, लेकिन अगर वो नहीं चाहेंगे तो हम फंस जाएंगे। तो लॉ ने कह दिया कि देखो, जो इस तरह के एम्बेसडर्स हैं, इस तरह के जो सिफारतकार आपके पास हैं, मेहमान आपके पास आए हैं, आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करो तो बेहतर है। लॉ ने हमें उनसे मना कर दिया। और जिनसे जंग चल रही हो, जिस मुल्क से जंग चल रही हो, उस मुल्क के शहरी से हमें कॉन्ट्रैक्ट करना उन्होंने मना कर दिया। और कैदी, सिर्फ कैदी नहीं, मुजरिम कैदी, ठीक है, मुजरिम हो और कैद में हो, दोनों शर्तें, कन्विक्ट हो और इम्प्रिजेंट हो। अगर वो पैरोल पे है, जमानत पे है, तो हो सकता है, अगर वो रिहा हो गया है तो हो सकता है उसकी सज़ा ख़त्म हो गई हो सकता है जिस वक्त वो मुजरिम भी है एंड वो जेल में भी है, उस टाइम पे हमें मना है, हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। डन हो गया। और इंसॉल्वेंट, अगर एक बंदा डिक्लेयर हो गया इंसॉल्वेंट, तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इंसॉल्वेंट की चीज़ों को डील कौन करता है फिर? ऑफिशियल कर दिया ना। अब मेरा सवाल ये है कि इसके एसेट्स को कौन डील करता है? जी, ऑफिशियल असाइनी इज द पर्सन। ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर, तो ऑफिशियल असाइनी ज़रा ज़्यादा वर्ड इस्तेमाल होते हैं। ऑफिशियल असाइनी डील करेगा उस बंदे के एसेट्स को। जी, ये चारों में कोई कंफ्यूजन क्लियर है? फिर हम लोगों ने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट अनलॉफुल कब होता है। जी, आपका सवाल। जी जी बिल्कुल। जो मुलजिम है
ठीक है, तो उससे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि अभी उस पर इल्ज़ाम लगा हुआ है, अभी वो मुजरिम की डेफिनेशन में है, इसीलिए मैंने कहा दोनों शर्तें पूरी होनी ज़रूरी हैं, मुजरिम भी हो और जेल में भी हो। देन ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। 5 केसेस में ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं होता, ये 5 बातें किबला मुश्किल फॉरबिडन बाय लॉ हो, लॉ ने सिरे से मना कर दिया। और एक ये है कि आप किसी पे यानी गैर अखलाकी इमोरल कोई इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो, अदालत कह दे कि ये इमोरल चीज़ है या ये अवामुन्नास के लिए सही नहीं है, 2 बातें होंगी। किसी और की एसेट्स को किसी के एसेट्स को नुकसान पहुंचाने का, किसी इंसान या उसके एसेट्स को नुकसान पहुंचाने का कॉन्ट्रैक्ट, और फ्रॉडुलेंट अगर उसमें फ्रॉड है तो, और फिर आखिरी मुश्किल वाले अल्फाज हैं जिसमें इज ऑफ सच नेचर दैट इफ परमिटेड आगे could defeat या would defeat the provision of any law। तो मैंने कहा था कि इसके 3 ग्रुप बना लें, एक ये है कि मना हो, और नंबर 2 ऐसा हो जो ख़तरा हो कि कानून टूट सकता है, इन 2 का ग्रुप बन गया। फिर वो फ्रॉडुलेंट और तकलीफ देने वाला, ये एक दूसरा ग्रुप बन गया, और आखिरी वाला कि अदालत कह दे कि भाई ये तो इमोरल है, ये तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। डन। तो जब इस तरह की लिस्टें आती हैं ना तो याद करनी होती हैं, क्योंकि कभी कभी वहाँ क्रैमिंग वाला सवाल आ जाता है, और क्रैमिंग वाले सवाल में आपको ठक करके पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो पेपर में आप जाके ढूंढते हैं, आज मैं जब आपको टेक्निक बता रहा हूँ तो मैं आपको बताऊँगा कि आपने पेपर में अप्रोच किस तरह से करना है इंशाअल्लाह ताला, जो हम ब्रेक के बाद देख रहे होंगे। इन 5 में कोई सेंटेंस, कोई बात, कोई लाइन जो नहीं समझ आ रही, इन 5 में इस ऑफ सच अ नेचर, यानी कि वो मना नहीं है लॉ में, लेकिन वो ऐसा है कि अगर उसकी इजाज़त मिल जाए तो चांसेस हैं कि कोई लॉ ब्रीच हो जाए। जैसे मैंने कहा कि गैर मुल्की को पाकिस्तान में ब्रांडेड लस्सी बेचना जो है वो अलाउड है, या वो पी सकता है। अब वो तो पी सकता है, लेकिन अगर आम हर किरियाने वाले को इजाज़त देते हैं, हर सुपर स्टोर को इजाज़त देते हैं कि तुम रख लिया करो, अगर गैर मुल्की नज़र आए तो उसको बेच देना, तो गुमान क्या है कि वो हर कोई गैर मुल्की बन के जो है वो बाल डाई करा के पहुँच जाएगा, और जो है इंग्लिश में बोल के, या नहीं भी हो तो वो पाकिस्तानियों को बेचना शुरू कर देगा। हमने एक एग्जांपल पतंग वाली देखी, बड़ी मज़े की थी, कि लाहौर में अगर पतंग बेचना मना है, लेकिन लाहौर से बाहर अगर मना नहीं है, तो लाहौर से बाहर के लोगों को क्या लाहौरी दुकानदार बेच सकता है? अपेरेंटली मसला नहीं नज़र आ रहा, बट इफ़ परमिटेड चांसेस हैं कि लॉ टूट जाए और शायद लाहौरी भी ख़रीदना शुरू कर दें। फिर हमने कहा कि वो साल से कम वाला इंजन अगर वो बेचने का एग्रीमेंट अलाउ कर दे गवर्नमेंट, तो चांसेस हैं कि फिर लोग कानून तोड़ना शुरू कर देंगे, और चोरी वाली चीज़ें। तो पॉइंट इस के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मना नहीं है, लेकिन एहतियातन मना कर देते हैं, यानी कि डर ये है कि अगर वो चीज़ हो तो उसमें, जैसे वालिदैन अक्सर कहते हैं बच्चों मगरिब के बाद घर से बाहर मत रहना। अब आप बड़े हो गए हैं, आपको ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ख़तरा नहीं होगा, लेकिन गुमान ये है कि अगर आपको खुल्लम खुल्ला इजाज़त दे दी तो कहीं आप अपना नुकसान ना कर बैठें, कहीं आप जो है वो फिर सोचें कि फिर एक दिन क्या, फिर मैं हर दिन ही मगरिब के बाद घर पहुँचूँ। वैसे जिस क्लास में खड़े होकर हम बात करें वो क्लास मगरिब के करीब ख़त्म होती तो आप पहुँचती मगरिब के बाद है, तो हम तो वो ख़राब असातिज़ा हैं जो आपको मगरिब के बाद घर भेज रहे हैं। तो ये बात समझ आई? क्लियर है? वो वाले भाई जिनका सवाल था क्लियर है जी? सर ये इसमें साउंड माइंड के जो थर्ड पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है टू फॉर्म अ रैशनल जजमेंट। ठीक है, रैशनल किसे कहते हैं? रैशनल कहते हैं अक्लमंदी वाली बात को। मतलब अक्सर एक बंदा दूसरे से कहता है यार इस बात का रैशनल मुझे समझ नहीं आ रहा, इसके पीछे लॉजिक समझ नहीं आ रही। तो रैशनल जजमेंट का मतलब है, या रैशनल जजमेंट का मतलब ये है कि एक अक्लमंदी वाली जजमेंट, एक अच्छी समझी हुई जजमेंट। तो एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को देख के अक्लमंदाना तरीके से सेंस कर सके कि उसमें उसके लिए अच्छा बुरा क्या है। क्लियर? जी, आपका क्या सवाल था? ठीक है जी, बिल्कुल। असल में कोर्ट तो सुप्रीम चीज़ है ना, कानून जो बने हुए हैं वो बनाए हुए हैं हमारे पार्लियामेंट वाली साइड से आए हुए हैं, हमारे प्रेसिडेंट की साइड से आए हुए हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने देनी होती है। तो ये कानून ने ही एक चीज़ लिख दी, कानून ने कह दिया कि देखो अगर कोर्ट को कुछ बुरा लगा तो वो भी हमारी तरफ से मना है। यानी इन्होंने इस एक जुमले में अदालत को खुद ही से इख्तियार दे दिया कि देखो अगर आपको कभी पाकिस्तान में कुछ गलत लगे आपने बता देना है, फिर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे।
तो जहाँ लॉ कह देगा, कोर्ट कह देगी, हम उसको मान लेंगे। कोर्ट ने एक लिस्ट बताई हुई है, वो लिस्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज हम उसको भी देख रहे होते हैं। कुछ वक्त के लिए होगी या हमेशा फिर वो बन जाएगा? कानून बन गया ना। अब अदालत को जब भी पाकिस्तान में कुछ गलत होता नजर आए तो हो सकता है वो कहें कि कोविड के दिनों में जो है वो बगैर वैक्सीनेशन के फिरना इमोरल है या अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। अब देखें ना, अब ये कोविड अचानक से आ गया, अब लॉ तो कब का बना हुआ है, 1872 के टाइम का। तो इस लाइन का फ़ायदा उठा के अदालत ने ये कह दिया है कि पाकिस्तान में जो बगैर वैक्सीनेशन के फिर रहा है वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, तो वो जुर्म हो गया जी। फिर एक बात थी जिसके अल्फाज बड़े अजीबोगरीब से थे। मैंने आपको कहा था कि आप उन अल्फाज को इग्नोर भी कर सकते हैं, आप अपने अल्फाज में भी उसे लिख सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की कोई कंसिडरेशन या किसी कंसिडरेशन, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में से किसी की कोई कंसिडरेशन, यानी एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट का कोई हिस्सा, कोई मकसद या कोई छोटे से छोटा हिस्सा भी अगर इलीगल हो गया तो सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट फारिग हो जाएगा। एक एक्सेप्शन मैंने बताई थी जो आगे जाके काम आएगी, एक आगे के चैप्टर में मैं आपको याद कराऊंगा कि अगर हम उस हिस्से को अलग कर सकते हैं तो फिर जो अलग हो जाए इलीगल उसको अलग कर देंगे और लीगल वाले पोर्शन को हम एग्जीक्यूट कर लेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि आगे किताब में थोड़ा सा आगे जाके एक डिस्कशन हमें मिलेगी चैप्टर 6-7 में, वहाँ पे हम उसके साथ कनेक्ट करेंगे इंशाल्लाह जी। ऑल डन? पिछला दिन सारा क्लियर? सर सेग्रीगेशन के लिए कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों का सेग्रीगेट होना लाजमी है? दोनों का सेग्रीगेट होना लाजमी है, ऑब्जेक्ट भी अलग हो उस चीज़ का और कंसिडरेशन भी अलग हो। एग्जैक्टली जी। सर फर्स्ट डे जो लेक्चर था उसको थोड़ा सा पूछना कि सर आपने बताया था एग्जांपल दी थी कि एक आदमी जो है वो फ्रूट सेल कर रहा है, ठीक है, अगर उसने प्राइस नहीं लिखी तो वो इनविटेशन है। अगर उसने प्राइस नहीं लिखी हुई तो वो इन्विटेशन है कि वो लोगों को राग़िब कर रहा है। प्राइस लिख देता तो वो फिर ऑफर हो जाएगा। हाँ, अब अगर वो प्राइस लिख देता है और उस पर ये नीचे ये नहीं लिखता नेगोशिएबल या कैन बी फर्दर डिस्कस्ड, इस तरह का अगर कोई इशारा नहीं देता, एक फ़िक्स प्राइस लिख देता है, तो अगर तो उस मार्केट में वो फिक्स प्राइस पे ही चीज़ तय होती है कि जो लिखा हुआ है बस वही पे होगा, तो फिर वो एक ऑफ़र है। और अगर आपको पता है कि एक ऐसी मार्केट है जहाँ प्राइस जो मर्ज़ी लिखी हो, जैसे हमने तो बड़े मासूमियत में एक बड़ी मुनासिब सी फ़ीस उठा के फास्ट ट्रैक में लिख दी, वो हर बच्चा आके अपनी पसंद की एक जो है ना, उन्होंने कहा जी मैं अपने तरीके से बात करूँगा, तो ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे, तो वो बेचारी फ़िक्स प्राइस तो बेचारी फ़िक्स रही ही नहीं। तो शायद वो ऑफ़र नहीं थी, वो इन्विटेशन थी कि जी ये पैसे हैं, आ जाओ बैठ के बातचीत करते हैं, तो जो आपका दिल करे। तो ऑफ़र इज़ एक्सप्रेस थिंग, वाज़े क्लियर कट ये चीज़ है इतने रुपए में। तो अगर तो वो एक ऐसी मार्केट में है जैसे हम कहें ये सुपर स्टोर्स वगैरह में टैग लगे हुए होते हैं, उधर ऐसा नहीं होता कि कोई बार्गेन हो, जो लिखा हुआ है वही प्राइस होती है। तो अगर इतनी रिजिड फिक्स प्राइस है तो वो ऑफ़र है, अगर फ्लेक्सिबल प्राइस है या कोई प्राइस नहीं है तो फिर वो इन्विटेशन है। डन जी। एसेंशियल्स हमारे चलते चलते एक वर्ड आ गया कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कमर्शियल वजह, वो कमर्शियल चीज़ जिसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं। तो कंसिडरेशन से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे से रूल्स हमने देखने हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वेरी गुड, कोई मार्कर नहीं, उन्होंने कहा आज टीचर हवा में बात करे। एक मिनट, यहाँ पे क्या आप इंतज़ामिया को थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं? अब उन्हें कहें, वो सर कह रहे हैं कि मार्कर ही गायब है। इसमें आज की क्लास में आप भी एक अहम किरदार अदा करेंगे। लें जी, कंसिडरेशन वो वजह, हर बंदे के लिए कंसिडरेशन, गौर से सुनिएगा, हर बंदे के लिए कंसिडरेशन क्या वो चीज़ होती है जो वो दूसरे को दे रहा होता है, या कंसिडरेशन वो होती है जो उसको दूसरे से मिल रही होती है, जो मिल रही होती है। आप कॉन्ट्रैक्ट में क्यों आए, आपने क्लास में क्यों एडमिशन लिया, आपको क्लास चाहिए थी, तो आपके लिए कंसिडरेशन है क्लास जो आपको मिली। कॉलेज को आपसे क्या मिला? थोड़े से पैसे, ठीक। तो कॉलेज को आपसे जो पैसे मिले वो कॉलेज के लिए बन गई कंसिडरेशन, और आपको कॉलेज से जो मिला वो आपके लिए बन गई कंसिडरेशन। तो सबसे पहले कंसिडरेशन को आपने सोचना है कि कंसिडरेशन इज़ दैट थिंग जो हमें सामने वाले पार्टी से मिल रही होती है। अच्छा, जिस वक्त मैं पढ़ा रहा हूँ तो कोशिश मत कीजिएगा कि साथ साथ उसको ढूंढें, क्योंकि मैं अपने एक फ़्लो में पढ़ा रहा हूँ, मैं साथ साथ आपको दिखा दिया करूँगा। लेकिन ये है कि अगर सुनते वक्त आप किताब में उसे ढूंढ रहे होंगे, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो जो क्लास में चल रहा है वो मिस हो जाएगा। पढ़ना तो आपने घर जाके भी है, और मैं इधर भी कोशिश करूँगा कि जब तक शदीद मजबूरी ना हो, मैं सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको दिखा के भेजा करूँ। लें जी,
जज़ाकल्लाह। इन्होंने 2 अच्छे परफॉर्मिंग मार्कर दे दिए, अब परफॉर्म करना पड़ेगा। तो कंसिडरेशन इज सामने के बंदे से आपको क्या मिल रहा है। आपको पता है ये कंसिडरेशन जो है ना, ये प्रेजेंट टेंस में भी हो सकती है, पास्ट में भी हो सकती है, फ्यूचर में भी हो सकती है। क्या आप हर दिन कॉलेज को जाके पैसे दे रहे हैं? नहीं, आपने कॉलेज को पैसे दे दिए चंद दिन पहले, और कॉलेज आपको हर दिन पढ़ा रहा है। जिस वक्त आप कॉलेज को पैसे दे रहे थे, उस वक्त आप ये पैसे देते हुए कह रहे थे कि भाई मुझे आपसे फ्यूचर में कंसिडरेशन चाहिए, मुझे अगले इतने दिनों आपसे क्लासें चाहिए। तो आपको एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट जो कंसिडरेशन आपसे वादा हुई वो फ्यूचर कंसिडरेशन थी। ऐसे ही है। आज की डेट में अगर कॉलेज से पूछेंगे कि हाँ भाई आपको कंसिडरेशन कब मिली थी, तो कॉलेज क्या कहेगा? हमें पास्ट में कंसिडरेशन मिली थी। तो ज़रूरी नहीं कि सेम टाइम पे दोनों पार्टीज एक दूसरे को कंसिडरेशन दें। कंसिडरेशन पास्ट में भी हो सकती है, कंसिडरेशन फ्यूचर में भी हो सकती है। आपको हो सकता है पास्ट में कंसिडरेशन मिल गई हो, आप फ्यूचर में अपनी कंसिडरेशन अपने हिस्से का काम करके दे दें, और हो सकता है आप आज अपने हिस्से की चीज़ दूसरे को दे दें और आपको कंसिडरेशन कब मिले? फ्यूचर में। करंट भी हो सकता है, सेम लेवल पे भी हो सकता है। सेम लेवल पे मुराद ये दुकान पे आप जाते हैं, इधर से पैसे दिए और दूसरे हाथ से चीनी पकड़ी, कंसिडरेशन आप भी उसी वक्त दे रहे हैं उनको, वो भी आपको उनसे कंसिडरेशन उसी वक्त मिल रही है और उनको भी आपसे कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। तो चंद वर्ड्स पे एक एक करके हम बात कर रहे होंगे, फिर ऊपर आएंगे। कंसिडरेशन मे बी, मैं एक एक करके लाइंस अलग अलग डिस्कस कर रहा हूं, मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। तय हो गया। कंसिडरेशन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर होनी चाहिए। एक बच्चा बाहर से गुजर रहा हो और मैं उसे कहूँ आओ जरा मैं तुम्हें बताऊँ बड़ा मजा आएगा, तो मैं उसको क्लास में बिठाया और मैं पढ़ाना शुरू कर दूँ, और उसके बाद कॉलेज वाले उसके पास आए और कहें कड्डो पे है, तुम कहेगा किड़े पे है भाई, हमने उसे पढ़ाया है तो पैसे देने नहीं बनते। उसकी ख्वाहिश के अगेंस्ट पढ़ाया है, उसकी कोई डिज़ायर नहीं थी, उसको ये कंसिडरेशन नहीं चाहिए थी हमसे। तो अगर एक बंदे ने चाहत का इजहार ही नहीं किया कि मुझे आपसे कंसिडरेशन चाहिए, और हम उसको वो चीज़ दें जो हम कंसिडरेशन कहते हैं जिसे, तो वो कंसिडरेशन नहीं है। यानी कि कंसिडरेशन एक बंदे के कहने पे उसको चाहिए, यानी या एक बंदा कहे या उसने एग्री किया हो। एक बंदे ने दूसरे से कहा कि अगर मैं तुम्हें 100 रुपये दूँ तो तुम मुझे 1 kg ऑरेंजेस दोगे, अगर वो माना है तो आप उसको कंसिडरेशन दोगे। तो कंसिडरेशन डिज़ायर पे दी जाएगी। आप एक रेस्टोरेंट पहुँचे और एक बंदे ने आपकी गाड़ी का दरवाज़ा खोला, आपको सलूट ठोका, आप जो है वो आगे जाने लगे तो उसने आपका हाथ पकड़ लिया, उसने कहा जी पैसे, मैंने इतनी इज्जत से आपका दरवाज़ा खोला है, आपको सलूट किया है। तो आप कहेंगे मैंने कहा था भाई, या तो मैंने कहा होता कि मुझे तुमसे ये सर्विसेज चाहिए और मैं उसके अगेंस्ट तुम्हें पैसे दूंगा तो बात समझ आती थी। तो जब तुमने किया अपनी खुशी से और मेरे से बगैर पूछे किया है, तो फिर अब इस पर मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तो कंसिडरेशन होना चाहिए एट द डिज़ायर। कंसिडरेशन एक बंदे, तो इसका मतलब ये है कि ए ने बी को जब कहा कि मैं यूं चाहता हूं और तुमसे ये चाहता हूं, और दूसरा एक्नॉलेज करे, तो अब डिज़ायर है। तो कंसिडरेशन जो है वो प्रोमिजी की डिज़ायर पे होनी चाहिए। अगर उसने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, प्रोमिजर या प्रोमिजी, अब अगेन मतलब दोनों एक दूसरे को कंसिडरेशन दे रहे हैं, तो उसकी डिज़ायर होगी तो जो उसे मिलेगा वो कंसिडरेशन है। अगर उसे नहीं कहा और दूसरा ज़बरदस्ती उसको कोई चीज़ देने की कोशिश कर रहा है तो वो कंसिडरेशन नहीं है। ये बात समझ आई? देन कंसिडरेशन का एक बड़ा मज़े का रूल है कि कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होनी चाहिए। ए ने बी से कहा कि अगर तुम मुझे 3 लाख रुपए दो तो मैं तुम्हें चांद तोड़ के ला के दूंगा, ठीक है, ये चांद सितारे, मतलब सितारे ज़रा ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, तो 3 लाख में खाली चांद जो है ना, मैं तुम्हें चांद तोड़ के ला के दूंगा, ये इल्यूजनरी वो है। या आपने उसे कहा कि अगर तुम 50,000 रुपये दो तो मैं तुम्हारे ख्वाब में आके तुम्हें चाय पिलाऊंगा, ठीक है। अब ये एक हवाई बात है, ये रियल बात नहीं है। कंसिडरेशन शुड बी समथिंग कमर्शियल, समथिंग रियल, कुछ ऐसी चीज़ हो जो वाकई ही मतलब एग्जिस्ट करती हो या जो कि बेची जा सकती हो। तो कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए, इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बात? छोटे छोटे से पॉइंट हैं, कंसिडरेशन के एसेंशियल्स हैं। कंसिडरेशन की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए।
वैल्यू होनी चाहिए, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। कंसिडरेशन का कोई ना कोई वर्थ हो। ए ने बी से कहा कि अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हें घूर के देखूंगा। तब ये घूर के देखना इज़ नॉट अ कमर्शियल थिंग, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तुम अगर मुझे 5 लाख दोगे तो मैं तुम्हें मुस्कुरा के देखूंगा, ये कमर्शियल चीज़ नहीं है। हाँ, लेकिन अगर एक फिल्म एक्टर ने ये कहा कि तुम मुझे 5 लाख रुपए दोगे तो मैं तुम्हारे ऐड में मुस्कुरा के कैमरे की तरफ देखूंगा, अब उसका मुस्कुरा के देखना भी कमर्शियल चीज़ है। तो कंसिडरेशन शुड बी समथिंग कमर्शियल थिंग, कोई बेची जाने वाली चीज़ हो। कंसिडरेशन ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, कंसिडरेशन की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। कम ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है दो पार्टीज ने आपस में एक दूसरे से क्या बार्गेन कर लिया। ए ने बी से कहा कि अगर मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूँ तो क्या तुम अपनी मोटरसाइकिल दोगे? मोटरसाइकिल थी लाख रुपए की, बी को पैसे की ज़रूरत है और बी को मार्केट में अच्छा रेट नहीं मिल रहा, बी मान गया। तो कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं है, हल्की है, वर्थ नहीं है। जितनी वर्थ बनती थी वो 1 लाख थी, लेकिन एग्जिस्ट करती है। तो कंसिडरेशन ज़ीरो ना हो, बेशक कम हो, कोई मसला नहीं। कंसिडरेशन में उसका एडिक्वेट होना शर्त नहीं है। अगर दोनों पार्टीज मान गए हैं तो कंसिडरेशन सही है। हाँ, अगर कंसिडरेशन बहुत कम है तो हो सकता है अदालत को ये शक हो कि फ्री कंसेंट नहीं थी, शायद डराया धमकाया हो, शायद इस तरह से। लेकिन बहरहाल कंसिडरेशन कम होने से कॉन्ट्रैक्ट खराब नहीं हो जाता। कंसिडरेशन होनी चाहिए, बस ज़ीरो ना हो। ज़ीरो है तो मैं कहूँगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कंसिडरेशन की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, कंसिडरेशन का कुछ ना कुछ एक वर्थ होनी चाहिए। तो कंसिडरेशन एडिक्वेट हो। अगर कंसिडरेशन इनएडिक्वेट हो लेकिन प्रोमिसर की कंसेंट फ्रीली गिवन हो तो फिर ये वैलिड है। कंसिडरेशन अगर हल्की हो और बगैर किसी प्रॉब्लम के दूसरे बंदे ने ओके कर दिया हो तो फिर हमें कोई मसला नहीं, वी आर वेरी हैप्पी कि ठीक है जी कंसिडरेशन सही है। However, court may suspect that consent was not free because consideration is inadequate. Consideration inadequate है शायद इसलिए कि consent free नहीं थी। अदालत शक कर सकती है, लेकिन this can happen कि दो पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो तो कंसिडरेशन मुनासिब ना हो। ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो से ऊपर 1 रुपया भी चलेगा। अगर एक बंदा दूसरे से कहता है जी मैं आपको 1 रुपया दूंगा, मैं आपसे ये कुर्सी खरीदूंगा, और दूसरा मान जाता है और कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक बंदा कहता है मुझे आपसे कुर्सी चाहिए, मैं आपको 0 रुपये दूंगा, अब कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। कोई ना कोई वर्थ होनी चाहिए। क्लियर? फिर कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग जो प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। एक बंदे के घर आग लगी, उसने फायर ब्रिगेड वालों को कॉल की, फायर ब्रिगेड का अमला आया, उन्होंने जल्दी जल्दी से आग बुझाई। आग बुझाने के बाद जो है वो इसके पास आए और कहा आग बुझाई है उन्होंने, तो आपसे पैसे मांगना उनका हक बजाने पे है। क्यों? उनकी जॉब थी, उनकी ड्यूटी थी, उन्होंने बुझानी थी। दे वर ऑलरेडी बाउंड टू डू दैट। तो एक बंदा जिसकी ड्यूटी है कि उसने ऑलरेडी वो काम करना है, वो उसको ये नहीं कह सकता कि ये लो जी ये कंसिडरेशन है। जब हमने वो सवाल देखा था पास पेपर का जिसमें एक एम्प्लॉई को कहा था कि जाओ ढूंढ के लेके आओ मेरा वो जो पालतू घोड़ा है, तो उसकी ड्यूटी बन गई थी वो। अब उस चीज़ के वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांग सकता। तो अगर एक बंदा ऑलरेडी बाउंड है एक काम करने के लिए, जो आपको रेस्टोरेंट में जिस बंदे ने दरवाज़ा खोला, आपको सलाम किया, आपको अच्छे से सर्व किया, उसको होटल के लोगों ने पैसे दिए उस बात के, उसकी ड्यूटी है हर बंदे से इज्जत से बात करना। तो प्रोमिसर इज ऑलरेडी बाउंड टू डू, तो फिर वो कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन शुड बी समथिंग विच प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। चलें इसी फायर ब्रिगेड वाले बंदे की एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। जब उसने आग बुझा ली, आपने उसको थैंक यू बोला और कहा कि देखो गवर्नमेंट कितना अच्छा काम कर रही है कि आग लग जाए तो जो है वो आके बुझा देते हैं। फिर आपको याद आया कि ओहो वो ऊपर के कमरे में आईफोन पड़ा हुआ है। तो उस बंदे से कहा कि भाई वो ऊपर ना फर्स्ट फ्लोर पे कमरे में आईफोन रखा हुआ है, तो मैं जाऊँगा तो मुझे मरने का ज़रा डर लग रहा है, तुम बहादुर आदमी हो, तुम जाके अगर अपनी जान पे खेल के मुझे वो आईफोन ला दो। अब आग बुझाने वालों की ये ड्यूटी थी कि उन्होंने आग बुझानी है, लेकिन ये ड्यूटी हरगिज़ नहीं थी कि लोगों की फरमाइश पे लोगों का कीमती सामान भी रिकवर करके दें। अब जो वो कर रहा है वो एक्स्ट्रा चीज़ है, वो ऑलरेडी बाउंड नहीं था और इसके कहने पे कर रहा है। अब वो डिमांड कर सकता है ठीक है जी मैं आपका ये फ़ोन ला के दे दूँगा, आप मुझे 10,000 इनाम देंगे। अब ये बंदा इनकार नहीं कर सकता, और अगर 10,000 ज़्यादा लग रहा है तो ये काउंटर ऑफर दे दे।
तो कहने का मतलब है कि अगर प्रोमिसर ऑलरेडी बाउंड टू डू समथिंग है तो फिर मैं उसको ये नहीं कह सकता कि वो कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू, वो ऑलरेडी बाउंड टू डू ना हो। फॉर एग्जाम्पल ICAP मुझे बुलाए कि जी आब्दी साहब आप जो है वो इधर आएँ और आप हमारे पास से रिवीजन क्लासेस कराएं, हम यहाँ पे एक एक्टिविटी मुनक्कद करेंगे फरवरी में, आप इधर आइएगा, आप हमारी तरफ से पूरे पाकिस्तान को रिवीजन क्लास करा दें। मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ICAP, अब मैं बाउंड हो गया कि मैंने ICAP के किए गए मुआहदे के मुताबिक वहाँ जाके पढ़ा देना है, मैं ऑलरेडी बाउंड हूँ। अब अगर मैं ऑलरेडी बाउंड हूँ उस काम करने का और एक बच्चे को, चलते हुए बच्चे को मैं कहूँ ज़रा इधर आओ मेरे पास सामने ICAP में बैठना, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, उसने कहा पढ़ना तो मैंने है, तो मैं कहूँ मैं पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छा पढ़ाऊँगा, पैसे दे देना, अब ये गलत हो जाएगा। अगर मैं ऑलरेडी बाउंड टू डू हूँ तो वो उस चीज़ की कंसिडरेशन नहीं मांग सकता जिसका मैं ऑलरेडी किसी और पार्टी के साथ मेरी डील हुई हुई है। तो अगर गवर्नमेंट ने फायर ब्रिगेड वाले को कहा कि तुमने आग बुझानी है, उसको पैसे दिए, अगर होटल ने उस वेटर को या उस बंदे को, रिसेप्शनिस्ट को कहा है कि तुमने इज्जत से लोगों से पेश आना है, तो उसको ऑलरेडी पैसे मिल रहे हैं। तो जो चीज़ उसकी ऑलरेडी ड्यूटी में शामिल है ये कंसिडरेशन नहीं हो सकती, ये उसका फ़र्ज़ है जो उसने अदा करना है। अब अगर ये फ़र्ज़ अदा करने का किसी को वो कहे कि मैंने देखो फ़र्ज़ अदा किया, अपना मुझे पैसे दो, तो वो गलत होगा। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि क्लासें हैं 20, कि ऐसा ना हो कि आप ये कानून पढ़ने के बाद एंड पे कहें कि सर रिवीजन क्लास जो है ये तो आप ICAP के कहने पे कर रहे थे, आपने हमें तो बीच में जो है वो बस कहा कि जी वो आप लोगों को भी मिल जाएगी, तो ये तो कंसिडरेशन बनती ही नहीं थी, ये तो आप ऑलरेडी बाउंड थे। चूँकि इस वक्त ख़तो किताबत जारी है, शायद बिज़नेस लॉ की रिवीजन क्लास जो है वो अपने तौर पे शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं। तो मुझे उन्होंने एक दफ़ा पहले भी कहा था, तो मैंने अपने तौर पे सरसरी से हाँ कर दिया था और आपका टाइम टेबल देख के उस वाले टाइम पे हाँ किया था जो रिवीजन वाला टाइम है, 3.5 घंटे वाली। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि उस टाइम पे अचानक से आप कानून याद करके कहें आब्दी साहब आपने तो हमें कानून पढ़ाया था। तो क्लासें हमारी असल में 20, जो रिवीजन क्लास है वो एक इजाफी चीज़ है, वो एक एडिशनल चीज़ है। तो कॉलेज जिस चीज़ की फ़ीस चार्ज कर रहा है वो है वो 20 क्लासें। अच्छा, तो कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो सकती है, कंसिडरेशन नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू हो, रियल कंसिडरेशन एट द डिज़ायर होनी चाहिए। कंसिडरेशन कहीं से भी आ सकती है और कहीं को भी जा सकती है, कहीं से भी आ सकती है, कहीं को भी जा सकती है। 3 पार्टीज़ हैं, एक पार्टी है SBI, एक पार्टी है स्टूडेंट को साइड पे लिखते हैं, और एक पार्टी है आतिफ आब्दी साहब। स्टूडेंट ने कॉलेज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मिस्टर SBI मैं आपको पैसे दूंगा। अब असूलन मिस्टर SBI को चाहिए था कि वो क्लास में आते और आपको पढ़ाते। आपने कंसिडरेशन किसे दी? SBI को, और आपको मिलने वाली कंसिडरेशन ये वाले भाई साहब की तरफ से आ रही है। तो अजीब सा मामला है, आपने किसी को दी कंसिडरेशन, आपको किसी से मिली कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन में ये बड़ी मज़ेदारी वाली बात है, कहीं को भी जा सकती है, कहीं से भी आ सकती है। मैंने आपको पढ़ाया बट आपने मुझे पैसे नहीं दिए, मुझे पैसे इन्होंने दिए, ठीक है, वो क्या डॉलर का साइन, ठीक, दो साइन लगा दिए, उसको क्रॉस कर रहा था। तो मुझे कंसिडरेशन कॉलेज से मिली और मैंने कंसिडरेशन उनके बजाय आपको दे दी। आपको कंसिडरेशन मुझसे मिली और आपने कंसिडरेशन मेरे बजाय SBI को दे दी। तो इसका मतलब है कि ये 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है। कॉलेज ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जी आब्दी साहब आपने बच्चों को पढ़ाना है, मुझे कंसिडरेशन कॉलेज से मिल रही है और मैं कंसिडरेशन कॉलेज को नहीं दे रहा, मैं थर्ड पार्टीज़ को दे रहा हूँ। आप मेरे और कॉलेज के कॉन्ट्रैक्ट में आप थर्ड पर्सन हैं, आपकी और SBI के कॉन्ट्रैक्ट में मैं थर्ड पर्सन हूँ। ये बात समझ आई? तो ज़रूरी नहीं कि द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ही एक दूसरे को कंसिडरेशन दें। दिस कैन हैपन कि पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट में से एक कंसिडरेशन सामने वाली पार्टी को दे रहा हो और कंसिडरेशन दूसरे को कहीं और से आती हुई मिल रही हो। तो कंसिडरेशन मे बी फ्रॉम प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन प्रोमिजी की तरफ से भी आ सकती है, किसी और बंदे की तरफ से भी आ सकती है।
जी जो भी फायर ब्रिगेड वाली आपने एग्जांपल जी जी उसमें सर जो गवर्नमेंट होती है वो उनको पे करती है, गवर्नमेंट पे करती है, बिल्कुल गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेके पे करती है, ठीक है। उसमें भी ये एग्जांपल फिट हो सकती है जो आपने अब अगेन गवर्नमेंट ने उसको पैसे दिए और उससे कंसिडरेशन खुद नहीं मांगी, उसको कहा लोगों के घर जाके आग बुझानी है, तो वो कंसिडरेशन लोगों को दे रहा है और लोगों के साथ उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, वो लोगों से पैसे नहीं मांग सकता। अब जो टैक्स वाला सिस्टम है ना, ये बड़ी लंबी कहानी है। हो सकता है गवर्नमेंट कहे कि जितना टैक्स आता है उससे ज़्यादा तो फलाना चीज़ का बजट है, तो उसमें इतना इनडायरेक्टली सोचने के बजाय हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने उस बंदे को कंसिडरेशन दी और उस बंदे ने जवाबन गवर्नमेंट को कंसिडरेशन नहीं दी, गवर्नमेंट ने जिसको कहा था कि उनको जाके बचाओ उसको जाके कंसिडरेशन दे दी। जैसे एसबीआई ने मुझे कहा जी कमरे में कुछ नौनिहाल मौजूद होंगे, ये कौम के सितारे हैं, ये आगे बढ़ने की कल्पना काविशता रखते हैं, इनको पढ़ाना है, तो मैंने कंसिडरेशन आपको दी और मुझे कंसिडरेशन कॉलेज से मिली, आपने कंसिडरेशन कॉलेज को दी और आपको कंसिडरेशन मुझसे मिली, तो कंसिडरेशन कहीं से भी आ सकती है और कहीं को भी जा सकती है। क्लियर? अब कंसिडरेशन हो क्या सकता है? याद है ऑफर, मैं ये काम करूंगा या ये काम नहीं करूंगा। तो कंसिडरेशन कैन बी एन एक्ट, कैन बी नथिंग टू डू, फॉरबियरेंस, एक काम ना करना। तो अगर कोई शख्स दूसरे के कहने पे एक काम करे या ना करे या उसके प्रॉमिस के बदले में एक प्रॉमिस दे, तो ये कंसिडरेशन होती है। ऐसे ही है, यानी कंसिडरेशन कैन बी एनी एक्ट डूइंग समथिंग, एंड एब्सटिनेंस कुछ ना करना, और अ रिटर्न प्रॉमिस, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, आपने पैसे देने का प्रॉमिस किया, उसने ऑरेंजेस देने का प्रॉमिस कर लिया। ये बात समझ आ रही है? अब इन सारे कवानीन की रोशनी में डेफिनेशन पढ़ते हैं कंसिडरेशन की। When at the desire of promiser, the promisee or any other person, जब promiser की desire पे promisee या कोई और शख्स who has done, जिसने कुछ किया था, और abstain from doing, या कुछ करने से बाज रहा था, और does और abstain from doing, करता है या बाज रहता है, और promises to do or to abstain from doing something, या वादा करता है कि कुछ करूंगा या कुछ नहीं करूंगा। सच एक्ट और एब्सटिनेंस, वो काम करना या वो काम ना करना या वो प्रॉमिस, इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। तो कंसिडरेशन इज जब एक बंदे के डिजायर पे दूसरा बंदा या तो कोई काम कर चुका है या करेगा, कर रहा है या करेगा, या कुछ इनकार, वो जो दूसरा वाला ऑप्शन था एब्सटिनेंस। तो जब एक बंदे के डिज़ायर पे दूसरे ने कोई काम पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में किया और आपके कहने पे उसने किया, तो आपके वादे का जो रिटर्न है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपको जो दूसरे बंदे की तरफ से चीज़ आपकी ख्वाहिश पे मिल रही है, वो चीज़ जो आपको दूसरे की तरफ से मिल रही है, वो एक्शन भी हो सकता है, वो नो एक्शन भी हो सकता है, वो कोई रिटर्न प्रॉमिस भी हो सकता है। तो वो वाली चीज़ कंसिडरेशन है। तो डेफिनेशन थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा पेचीदा सी है, लेकिन इसमें एसेंशियल्स को उन्होंने धक्के से जोड़ने की कोशिश की। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर भी डाल दिया, डिज़ायर भी डाल दिया, सामने वाले बंदे की तरफ से या प्रॉमिसी के अलावा किसी और बंदे की तरफ से, सारी बातें कवर कर दी। तो क्या कंसिडरेशन और इसके एसेंशियल समझ आ रहे हैं? जी कंसीडरेशन ऑलवेज फ्रॉम बोथ साइडेड हो। जी, कंसिडरेशन, भाई ने एक सवाल पूछा, इस सवाल से मेरा अगला टॉपिक खुल जाएगा। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, क्या कंसिडरेशन हमेशा दोनों तरफ से होगी? हाँ, कंसिडरेशन का यूनिवर्सल रूल है कि दोनों पार्टीज की कोई ना कोई कंसिडरेशन होनी चाहिए। अगर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक तरफ कंसिडरेशन है और एक तरफ नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट गलत है। ये नॉन प्रॉफिट जी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कंसिडरेशन होती है, नज़र नहीं आती। सैलाब ज़दगान की मदद करते हैं, पैसे खर्चे, सैलाब ज़दगान की मदद हुई, इनको सवाब मिला। अब आप कहेंगे जी सवाब तो कमर्शियल चीज़ नहीं है। इनकी रिकग्निशन हुई और लोग ज़्यादा मुतासिर हुए और लोग इनको ज़्यादा डोनेशन देंगे। उन लोगों के साथ जाके इन्होंने तस्वीरें खिंचवाई और इंटरनेट पर डाल दी कि जी हमने तो इतने सैलाब वाले लोगों को बचा लिया। तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज़ प्राइमरीली फॉर कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स, तिजारती कॉन्ट्रैक्ट। इस लॉ को हम कहते हैं मर्केंटाइल लॉ, तिजारती कानून। तो यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग कमर्शियल। नॉट फॉर प्रॉफिट इदारों की जो बातें हैं या उनकी चीज़ें, उनके लिए कंसिडरेशन है, लेकिन वो कंसिडरेशन खुश होने को भी मानते हैं। उनके लिए कंसिडरेशन ये भी है कि उनका इदारा ग्रो हुआ। उनके लिए ये भी कंसिडरेशन होती है कि उनके इदारे ने बहुत सारे लोगों की मदद कर दी। तो इसलिए हम यहाँ पे जिन कॉन्ट्रैक्ट्स का जिक्र करें वो ज़्यादातर कमर्शियल इदारे हैं, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। कंसिडरेशन
समझ आई? जैसे दो पार्टी एक कंसिडरेशन दे रही है और दूसरी टर्म से प्रॉमिस कर रही है सिर्फ। जी बिल्कुल, ऐसा है, हो सकता है कि एक ने कंसिडरेशन दी और कंसिडरेशन के बदले दूसरे ने एक प्रॉमिस कर लिया कि मैं फ्यूचर में ऐसा करूँगा। भाई कॉलेज ने यही तो किया था आपके साथ, आपने कॉलेज को पैसे दे दिए सेशन के स्टार्ट में, तो कॉलेज ने पैसे ले लिए और वादा कर लिया आपके साथ। क्या वादा? जी हम आपको फ्यूचर में अगले कुछ दिनों में पढ़ाएंगे। तो टेक्निकली उस वक्त आपको कंसिडरेशन तो वो प्रॉमिस ही मिला कॉलेज की तरफ से। तो आप कहेंगे कि हाँ ये प्रॉमिस मेरे लिए सफिशिएंट कंसिडरेशन है कि एक कॉलेज एक जगह पे बैठ के एक वादा कर रहा है तो ये वादे को निभाएंगे। तो कंसिडरेशन इज़ फ़ौरन से आपको एक्ट मिल जाए, फ़ौरन से कोई फॉरबियरेंस मिल जाए, या एक प्रॉमिस हो जाए कि फ्यूचर में वो आपका ये काम कर देंगे, तो भी आपके लिए काफ़ी है। जी इस सवाल से भी अगला वाला टॉपिक ओपन होता है कि एक पुराना एहसान हो, अगर उस वक्त उसने एट द डिज़ायर किया था, कंसिडरेशन तो डिज़ायर पे है ना, यानी अगर आपने कहा कि आज मेरे पे एहसान कर दो, मैं तुम्हें आगे जाके पैसे दे दूंगा, फिर तो वो कंसिडरेशन है। और अगर उस वक्त ऐसी कोई डिज़ायर नहीं थी और उस बंदे ने नेक नियति से एहसान किया था, तो अब असूलन बनता नहीं, लेकिन हम एक एक्सेप्शन इसकी भी पढ़ेंगे। यानी अब अगला हमारा टॉपिक ये है कि क्या कंसिडरेशन दोनों तरफ से होना लाजमी है? जवाब है हाँ, बट इसकी 4 एक्सेप्शंस है। तो पढ़ते पढ़ते ब्रेक की तरफ चले जाएंगे और फिर ब्रेक के वापस आएंगे। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन जो है वो क्या होता है? वॉइड होता है। बगैर कंसिडरेशन के जो भी एग्रीमेंट होगा वो वॉइड होगा, लेकिन कुछ 4 एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहले आसान सी एक्सेप्शन, गिफ्ट। गिफ्ट किसे कहते हैं? तोहफा। जब एक बंदा दूसरे को कोई तोहफा दे दे और वो शुक्रिया कह के रख ले तो गिफ्ट दे दिया गया, इसे हम कहते हैं कंप्लीटेड गिफ्ट। अगर एक बंदा दूसरे से गिफ्ट देने का वादा करे और बाद में वादा पूरा ना करे, एक बंदा दूसरे से कहे कि जी देखो मैं तुम्हें ना फलाना गिफ्ट दूंगा, ये वादा कर लिया और दूसरे ने कोई वादा ही नहीं किया, तो ये कंसिडरेशन तो एक तरफ से हुई। अदालत में ये चीज़ जाके अगर वो साबित करना चाहे कि जी इसने गिफ्ट देने का वादा किया था इस बंदे ने और बाद में मुकर गया, तो गिफ्ट देने का वादा इज़ नॉट कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर गिफ्ट दे दिया जाए, एक बंदे ने दूसरे को गिफ्ट दे दिया, उसने शुक्र कह के रख लिया और अब गिफ्ट देने वाला अदालत पहुंच जाए कि ये मेरी चीज़ रख के बैठा हुआ है, तो अब वो अपनी चीज़ रिकवर नहीं कर सकता क्योंकि उसने गिफ्ट कंप्लीट कर दिया। कुछ चीज़ें हैं जो हैंड ओवर करने से गिफ्ट हो जाती हैं, जिनकी कोई रसीद शसीद नहीं होती। फॉर एग्जांपल बॉल पॉइंट, एक बंदे ने बॉल पॉइंट दूसरे को गिफ्ट कर दिया, इसकी कोई रसीद नहीं है। लेकिन ज़मीन अगर गिफ्ट करनी हो तो ऐसा नहीं होगा कि आप कहेंगे ज़मीन देख रहे हो जा तुझे गिफ्ट हुई। वो गिफ्ट कैसे करेंगे? कागज़, रिटर्न, एग्रीमेंट, साइन, रजिस्ट्रेशन करा के। तो अगर आपने ये सारा प्रोसेस किया और वो चीज़ दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी, अब ट्रांसफ़र हो जाने के बाद आप अदालत में पहुंच जाए कि जी मैंने इसको ज़मीन दी, इसने तो मुझे बदले में कुछ नहीं दिया, तो ये तो गलत कॉन्ट्रैक्ट था। तो वो कहेंगे नहीं, आपने गिफ्ट खुद से दे दिया है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। तो कंप्लीटेड गिफ्ट्स, गिफ्ट विच आर एक्सेप्टेड बाय डोनी आर कॉल्ड कंप्लीटेड गिफ्ट्स एंड आर वैलिड। एक गिफ्ट जो है वो राइटिंग में, थ्रू डीड, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के थ्रू अगर इफेक्टिवली सारी कानूनी कार्रवाइयाँ पूरी करके अगर गिफ्ट दे दिया गया, तो अब पलट के कोई ये नहीं कहेगा जी एक तरफ से कंसिडरेशन थी और एक तरफ से नहीं थी। तो याद रखें, गिफ्ट देने का वादा एनफोर्सेबल नहीं है। आप कहें इसने मुझे ज़मीन देने का, गिफ्ट देने का वादा किया था, तो हो सकता है अदालत में कह दे अच्छा इससे पूछिए इसने मुझे क्या कंसिडरेशन कहा है। अगर नहीं कही तो लॉ तो कहता है कि कंसिडरेशन दोनों तरफ से होनी चाहिए। लेकिन अगर एक बंदे ने दूसरे को गिफ्ट दे दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, और अब बाद में अदालत को जाके किसी टाइम पे कहे कि जी ये मेरी चीज़ इसने रख ली है, तो वो कहेंगे वो तो उसकी चीज़ है। तो आप पलट के ये नहीं पूछ सकते कि जी मेरी कंसिडरेशन कहाँ है। वो कहेंगे अपनी खुशी से दिया, अब देने के बाद, ट्रांसफ़र करने के बाद रोना नहीं है, अब वो चीज़ उसकी हो गई है। ये बात समझ आई? तो गिफ्ट जो एक्सेप्ट हो जाए, दे दिए जाएं। फिर एक बड़ा मज़े का मामला है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। वालदैन औलाद, बहन भाई, ये जो नेचुरल रिलेशंस में एक लव होता है, इसमें क्या होता है, ये एक दूसरे से अक्सर वादे करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके फादर ने आपको कहा कि बेटा अगर तुमने फास्ट ट्रैक में पेपर पास कर लिया तो मैं तुम्हें बाइक दिलाऊंगा, ठीक है, या आपको कहा कि जी एक बड़ा कीमती पर्स दिलाऊंगा।
अब अगर इस तरह का एक वादा किया फादर ने बच्चे से, और आपने बड़ी मेहनत करके, बड़ी जद्दोजहद करके पेपर दिया और फास्ट ट्रैक में पेपर पास कर लिया, और बाद में वालिद को जाके कहा जी आपने वादा किया था बाइक देने का, तो क्या बेटा वो तो तुम्हें मोटिवेट करने के लिए वादा किया था, देखा तुम्हारा पेपर पास हो गया ना, बस अब आप अदालत नहीं जा सकते, क्योंकि गिफ्ट देने का वादा तो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। तो अगर आप अदालत में जाके कहेंगे कि देखें जी ये अब्बू जी जो है वो मुझे गिफ्ट नहीं दे रहे, इन्होंने वादा किया था, तो वो कहेंगे जी आपकी तरफ से क्या कमर्शियल कंसिडरेशन थी। आप कहेंगे मैंने पेपर पास करके दिखाया, तो वो कहेंगे वो तो अपना पेपर पास करके दिखाया ना, उनका पेपर थोड़ी पास किया कोई, आपने क्या दिया वालिद को। आप नीवे नीवे होकर साइड पे हो जाएंगे कि ठीक है मतलब मैंने तो वाकई कुछ नहीं किया। तो ऐसे में कानून आता है आपकी मदद करने के लिए, अंग्रेज़ों का बदतमीज़ कानून। वो कहता है कि अगर कोई नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला रिश्तेदार आपसे वादा करे तो उससे लिखवा लो और जाके कानून में रजिस्टर करा दो। तो अगर अब्बा जी कहें कि बेटा तुम्हारा फास्ट ट्रैक पास हो गया तो मैं तुम्हें बाइक गिफ्ट करूंगा, तो उनसे क्या अब्बा जी लिख के दो, ठीक है। अंग्रेज़ों ने कानून बनाया, अब अंग्रेज़ बिल्कुल सीधे हो गए, तो वो लिखी हुई चीज़ जाके रजिस्टर करा दें। अगर आपने एक ऐसा वादा लिखवा लिया और रजिस्टर करवा लिया, अब ये चाहे कंसिडरेशन एक तरफ से ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो एक्सेप्शन ये है कि एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन कब कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब ये राइटिंग में होगा, रजिस्टर्ड अंडर लॉ होगा और नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से होगा, उन पार्टीज के दरमियान होगा जो आपस में करीबी रिश्तेदारी में है। यहाँ खाली लव एंड अफेक्शन नहीं है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, जो वालदैन का औलाद के साथ है, जो रिश्तेदारों का आपस में होता है, तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो अगर कुछ लोग उस कुदरती प्यार की वजह से जो उनके दरमियान अल्लाह ने रखा है, अगर एक दूसरे से कोई गिफ्ट देने का वादा करते हैं और दूसरा सियाना आदमी उसको राइटिंग में ले लेता है आपसे और जाके रजिस्टर करवा देता है, अब ये गिफ्ट देने का वादा वैलिड है। और अब अगर वो अब्बा जी गिफ्ट नहीं देंगे तो अदालत में जाके आप साबित कर सकते हैं कि देखें जी ये अब्बा जी के साइन है, अब्बा जी ने वादा किया था और अब अब्बा जी मुकर गए हैं। ये रिलेटिव होना जरूरी है या दोस्त? जी, नियर रिलेशन, यानी कि मैंने कहा कि बिटवीन पार्टी स्टैंडिंग इन अ नियर रिलेशन टू ईच अदर। अच्छा, फिर नियर रिलेशन में हो सकता है आप कहें मेरा भाई से इतना अच्छा रिलेशन नहीं जितना दोस्त के साथ रिलेशन है, फिर उन्होंने कह दिया नेचुरल लव। नेचुरल में ये आपका जो ब्लड है ना ये आ जाता है, यानी कि नॉर्मली जो नेचुरल लव में है सारे वो रिलेशन होते हैं जो ब्लड रिलेशन है, सिर्फ एक ब्लडी रिलेशन होता है। ब्लड रिलेशन बाप माँ बहन भाई औलाद, ये जो आपके 1 to 1 रिलेशन है जिनके साथ आपका खून का रिश्ता है, और एक खूनी, अब गैर शादीशुदा आपको क्या पता उस मार कुटाई का। तो स्पाउस यानी कि शौहर और बीवी, स्पाउस कहते हैं शरीक हयात को, मतलब एक फीमेल के लिए उसके शौहर को स्पाउस कहेंगे, एक मेल के लिए उसकी बीवी को स्पाउस कहेंगे। तो जब नेचुरल लव एंड अफेक्शन का जिक्र आता है तो इसमें नॉर्मली ब्लड रिलेशंस होते हैं, वालदैन, उनके वालदैन, दादा, ये वो। इवन हो सकता है पेपर में एग्जांपल आए कि आपका एक चाचा है, उसने आपको ये वादा किया है। अब हमें नहीं पता कि चाचा नेचुरल लव या नियर रिलेशन में लॉ काउंट करता है या नहीं, तो आपने जवाब लिखते हुए कह देना है कि अगर चाचा नेचुरल लव एंड अफेक्शन की डेफिनेशन में फॉल करता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। तो इसमें कॉमनली आपके जो ब्लड रिलेशंस होते हैं वो होते हैं, और एक आउट ऑफ ब्लड जो आउट ऑफ फैमिली रिलेशन होता है वो स्पाउस का रिलेशन होता है। इन रिलेशंस को नॉर्मली बड़ा कनेक्टेड रिलेशन माना जाता है और इनके दरमियान वो मुकद्दस वाला प्यार होता है, असल वाला प्यार होता है, सच्चा वाला प्यार होता है, फिल्मी प्यार नहीं होता। तो ये इसलिए ना नेचुरल लव की बात की है कि कहीं आप लोग जो है वो बहुत सारे ख्यालात आप सोचना शुरू कर दें। तो नेचुरल तो हो सकता है कि आप कहें कि मेरे पड़ोस में जो साहब हैं उनके साथ मैं डेली क्रिकेट खेलता हूँ, बड़े अच्छे आदमी हैं, मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, लेकिन नेचुरल ताल्लुक नहीं है। नेचुरली जो अल्लाह ने जो आपके ब्लड में रखा है वो नॉर्मली आपके ये ब्लड रिलेटिव्स होते हैं। बट अगेन ये वर्ड ऐसा है जिस पे अदालत में शायद एक वकील बहुत सारे दलाइल के साथ एक दूर के कज़न को भी नेचुरल लव में शामिल कर दे। तो ये डिपेंड करता है एक अच्छे वकील पे कि आपने अच्छे पैसे खर्चे या नहीं खर्चे। तो हमने 2 एक्सेप्शन अभी पढ़ी हैं, यानी नेचुरल लव एंड अफेक्शन में गिफ्ट देने का वादा चाहे 1 साइडेड हो वो चल जाएगा अगर आपने उसको लिखवा लिया और कानून में जाके रजिस्टर करा दिया। तो नेक्स्ट टाइम ऐसे वादे पे आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे अब 2 हमारे पॉइंट्स रहते हैं, इसको छोड़ के हम ब्रेक पे जाते हैं। इन पॉइंट्स को कवर करके फिर हम देखते हैं कि पेपर को हमने किस तरह से लेके चलना है। टाइम क्या हुआ है? 4:12।
4 मैं 28 कहूँगा तो आप कहेंगे सर 30 ही कर लें, तो 4:30, लेकिन शार्प 4:30 फिर हम इकट्ठे होते हैं, तो 10-15 मिनट में इसको ख़त्म करते हैं और फिर आधे घंटे तक हम पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि आपका पेपर किस तरह का होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना होता है, कौन से सवाल को कैसे सॉल्व करना है। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तो इंशाल्लाह ताला फिर हम इकट्ठे होते हैं 4:30 पे, नमाज के बाद इकट्ठे होते हैं इंशाल्लाह। जो गिफ्ट दे दिए जाएं, एक्सेप्ट कर लिए जाएं, ट्रांसफ़र हो जाएं, वो चाहे वन साइडेड कंसिडरेशन थी वो वैलिड है, लेकिन जो गिफ्ट देने का वादा है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि एक बंदे की तरफ से कंसिडरेशन है और दूसरे बंदे की तरफ से कंसिडरेशन नहीं है। गिफ्ट देने का वादा अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बीच में है तो वो कॉन्ट्रैक्ट तब तक नहीं बनेगा जब तक कुछ शर्तें पूरी ना हो जाएं। इसका मतलब है नॉर्मल रूल ये है कि कंसिडरेशन दोनों तरफ से होनी चाहिए। एक्सेप्शन में दूसरी एक्सेप्शन ये है कि अगर एक साइड से कंसिडरेशन है और लिखवा लिया गया है और रजिस्टर करवा लिया गया है और नेचुरल लव एंड अफेक्शन नियर पार्टीज़ के दरमियान अरेंजमेंट हुआ है, अगर ये सारी शर्तें पूरी हैं तो इसका मतलब है कि अब ये कंसिडरेशन एक साइड पे होने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। इसे कहते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है वो कौन सी जगह है जहाँ लॉ वैलिड नहीं है, लॉ ने कह दिया ये चीज़ ऐसे नहीं होगी। एक्सेप्शन का मतलब है कि इस जगह ये चीज़ ऐसे हो सकती है। तो ये 2 एक्सेप्शंस हम लोगों ने पढ़ी थी ब्रेक पे जाने से पहले। ब्रेक से आके अब अगली 2 एक्सेप्शंस का जिक्र करते हैं। कभी कभी पास्ट वॉलंटरी सर्विस, जैसे भाई ने बीच में कहा कि जी अगर किसी ने माजी में एहसान किया हो आप पे, अब अगर किसी ने माजी पे एहसान किया तो वो उसने इस नीयत से नहीं किया था कि उसने हमसे कोई पैसे लेने थे। भाई आप सीए के स्टूडेंट हैं, आप एक हॉस्टल में रहते हैं और एक हॉस्टल में एक और दोस्त है, वो बीकॉम कर रहा है और वो आपकी आज मदद करता है। आज उसके पास पैसे बेहतर हैं, आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी, आपको कुछ और मसलों मसाइल आए, उसने कहा चल कोई बात नहीं, तू अपना दोस्त है मैं मदद कर देता हूँ। और आपने उसे कहा कि तेरा ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा और मुझे जब मौका मिला मैं ये एहसान चुकाने की कोशिश करूँगा। उसने कहा नहीं भाई, ये एहसान मैंने इसलिए किया ही नहीं कि तुमने मुझे पैसे वापस करने हैं, बस ये मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, तुम परेशान मत लो। यानी एक बंदे ने अपनी तरफ से अपनी खुशी से किया, या फॉर एग्जांपल एक बंदे ने एक ऐसा काम किया जो उसकी ड्यूटी थी जिस पे कंसिडरेशन नहीं बनती थी, माजी हो गया। आज आप अचानक से जागते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपके पास अच्छे पैसे हैं, आपको याद आता है कि हो माजी में एक बंदे ने मेरे पे एहसान किया था। आप जाते हैं, आप उसे याद कराते हैं कि देखो तुमने माजी में मेरे पे एक एहसान किया था और अब मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कंपनसेट करूँ, तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपये दूँगा। वो कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, आप कहते नहीं देखो आज मुझे मत रोको, आज मेरे पास पैसे हैं, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। ये कह के घर आ जाते हैं, अगले दिन उठते हैं भूल जाते हैं। अब वो 5 दिन बाद वो दोस्त आता है और वो कहता है कि वो तुम कुछ वादा करके गए थे आके, तो आपने कहा कौन सा वादा? तो फिर वो याद कराता है कि भाई तुमने कहा था कि वो जो माजी में एहसान किए थे उनके बदले तुम 10 लाख दे रहे हो, हालांकि मैंने तुम्हें मना किया था लेकिन तुमने वादा कर लिया है कि तुम मुझे 10 लाख रुपए दोगे। तो वो कहेगा देखो इसमें तुम्हारी तरफ से कंसिडरेशन क्या है, मैं तो तुम्हें 10 लाख दे रहा हूँ, तुम मुझे क्या दे रहे हो बदले में? जो माजी में किया था तो दोस्ती यारी में किया था, या वो तुम्हारी ड्यूटी थी। तो यहाँ इखलाकी इक़दार से बात ऊपर चली गई, तो लॉ ने एक रूल बना दिया कि अगर एक बंदा कोई पास्ट में आपको वॉलंटरी सर्विस दे या कोई ऐसा काम करे जो उसकी ड्यूटी था, बाय द वे ड्यूटी था, वो आपसे कुछ पैसे लेने के लिए नहीं कर रहा था, और आप फ्यूचर में जाके उसको वादा कर लें कि मैं कंपनसेट करूंगा तुम्हारी उस पास्ट चीज़ को, तो ये वादा करने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। हालांकि इसमें आज कंसिडरेशन सिर्फ वन साइडेड है, लेकिन इखलाकी बुनियादों पर उन्होंने कह दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो अगर आप लोग बल्कि पता नहीं ड्रामे श्रामे देखते हैं, वो परिजात उसको एक मैकेनिक जो है वो उसकी मदद करता है ज़िंदगी में कभी, और जब वो अमीर आदमी हो जाता है तो फिर वो कोई वादा करता है उससे कि मैं तुम्हें गैराज बना के दूंगा या इस तरह से करके। तो उस्ताद, नाम ही उस्ताद होता है उसका, कालू उस्ताद, गुल्लू उस्ताद, पता नहीं अभी गुल्लू और कालू उस्ताद पता नहीं, इसमें चलें व्हाट्सएवर समथिंग उस्ताद। तो वो समथिंग उस्ताद जो है वो उसने उसकी मदद की होती है कभी उसके ज़माने गुर्बत में, और जब ये अमीर हो जाता है तो ये जाके वादा करता है कि जी मैं आपको इसकी कंपनसेशन दूंगा, हालांकि उसने मांगी नहीं थी। तो अगर पास में किसी ने आपकी मदद की और आप आज जाके उसके पुराने ज़ख्म छेड़ जाते हैं
और उसे कहते हैं मैं तो अब पैसे दूंगा और वादा कराते हैं, तो अब ये वादा वैलिड हो गया। प्रॉमिस टू कंपनसेट पास वॉलंटरी सर्विस, सच प्रॉमिस मेड इज वैलिड इफ इट इज प्रॉमिस टू कंपनसेट, अगर ये प्रॉमिस हो हर्जाना अदा करने का कि हाँ भाई तुम्हारा मैंने बदला देना है। एंड द पर्सन हु इज टू बी कंपनसेटेड, जिसको आपने पैसे देने हैं, कंपनसेट करने का मतलब होता है किसी को कोई नुकसान पूरा करके देना, किसी को कोई पैसे देना, हैज ऑलरेडी डन समथिंग वॉलंटरी, या तो उसने कुछ वॉलंटरी किया था रजाकाराना तौर पे अपनी पसंद से किया था, और हैज डन समथिंग विच द प्रोमिसर वाज लीगली बाउंड टू डू, या उसने कुछ ऐसा किया जो उसने करना ही करना था। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने वाकई ही फायर ब्रिगेड आग बुझाई थी और आपने आज जाके काफ़ी अरसे बाद उसे जाके कहा उस दिन तुमने जो आग बुझाई है ना, क्या कमाल आग बुझाई है। उस वक्त तो मैं नहीं सोच रहा था और मुझे मुनासिब नहीं लगा, लेकिन मैं आज वादा करता हूँ मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अब आपने अगर वादा कर लिया ना, तो चाहे कंसिडरेशन आपकी तरफ से और उसकी तरफ से नहीं है, समझा जाएगा कि उसकी तरफ से जो पास्ट वाली हरकत थी वो कंसिडरेशन थी। तो हमारा रूल क्या था, कंसिडरेशन के बगैर एग्रीमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक पास्ट वॉलंटरी सर्विस किसी को कंपनसेट करने का वादा करते हैं, बाद में आके पास्ट में उसने कुछ अच्छा किया और आज आप उससे वादा कर लेते हैं, तो ये वादा चाहे लिखा नहीं गया, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सर अगर पास में आपने किसी से अच्छा किया ठीक है, और अब वादा नहीं किया दूसरे बंदे ने कि मैं आपको तो बस फिर कुछ भी नहीं हो सकता। बंदे अभी कह रहे कि इसने किया वादा, तो फिर अब ये मसला फिर इन्होंने कहा कि एवं ही कह दे, ये मसला फिर जाएगा लड़ाई पे, लड़ाई जाएगी अदालत में। अदालत में फिर वकील और अदालत और सबूत और गवाहों की रोशनी में ये तय होगा कि वो बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। यानी मैं आप लोगों को अदालत के दरवाजे तक छोड़ के आऊँगा, उससे आगे नहीं। अदालत के अंदर कैसे साबित होगा, तो अब आईकेप ये नहीं पूछ सकता पेपर में कि अगर एक बंदा झूठ बोल रहा हो तो साबित कैसे करेंगे। आईकेप ये पूछ सकता है कि एक बंदा झूठ बोल रहा हो तो उसकी सज़ा क्या है, हम कहेंगे वो नर्क में जलेगा, उसको उसके ऊपर ये होगा, वो उसके ऊपर ये जुर्माना लगेगा, उसको इस तरह से होगा। हम उतना बताएंगे जितना किताब में लिखा है, लेकिन अदालत में साबित कैसे होना है, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे सिलेबस में नहीं है। नहीं तो हम तो फंसे रहे हैं हर वक्त, क्योंकि इसमें से हर जगह पे कोई भी बंदा बेईमानी कर सकता है। तो हमने सिर्फ बताना है कि किस जुर्म पे क्या सज़ा होगी। तो उसने अगर पास में अच्छा किया और आज उससे वादा हो गया, तो अदालत में अगर वो साबित कर दे कि आज वादा हो चुका है, तो फिर चाहे कंसिडरेशन नहीं है उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। क्लियर। फिर एक लॉ में एक कॉन्सेप्ट होता है टाइम बार्ड। टाइम बार्ड, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजरने के बाद ख़त्म हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने दूसरे को एक चेक लिख के दिया 10,000 का, उसने अपने पास रखा हुआ है। ये बंदा अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहा, सोचा बीच में उसने कहीं निकाल लिया होगा, सारा कुछ करते 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 उम्र के आखिरी अय्याम में पहुंचा और उस वक्त इसके पास पैसे बड़े कम थे। अब इसने अकाउंट में देखा तो इसके पास 12,000 थे। इसने कहा चलो कोई नहीं, इससे मैं 1-2 हफ्ते गुजारा कर लूँगा, और अचानक से वो वाले भाई साहब ने चेक प्रेजेंट कर दिया और 10,000 निकाल लिए। तो ये बंदा उलझ जाएगा कि यार ये मतलब ये अभी तक जिंदा था चेक, ये अभी तक सब चल रहा था। तो लॉ ने एक लिमिट डिफाइन की हुई है। लॉ ये कहता है कि अगर किसी बंदे ने दूसरे के पैसे देने हैं तो वो पैसे एक ख़ास टाइम तक ज़िंदा रहते हैं, फिर मर जाते हैं। इसको कहते हैं टाइम बार्ड डेट। अगर एक बंदे ने दूसरे से लोन लिया है और 3 साल ड्यू डेट को गुजरे हुए हो गए और उसने तकाजा नहीं किया, तो ये बन जाता है टाइम बार्ड डेट, यानी डेट खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है, लीगली तौर पर ख़त्म हो जाता है। ये कानून का तरीका है। अगर कोई किसी को चेक दे दे तो 6 महीने तक उसकी लाइफ है। अगर 6 महीने तक उस बंदे ने चेक प्रेजेंट नहीं किया बैंक में, तो 6 महीने के बाद ये चेक नाकारा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो हुआ ये कि ए ने बी से कहा कि अगर मैं आपको 100 रुपये दूँ तो आप मुझे क्या देंगे भला? 1 kg ऑरेंजेस। मौसम के हिसाब से हम लोगों ने जो है वो एग्जाम्पल चूज़ की हुई है। 100 रुपये अगर दूंगा तो क्या आप मुझे 1 kg ऑरेंजेस देंगे? वो मान गया। ये भाई साहब ने 100 रुपये का एक चेक उठा के उसको दे दिया। उसको पहली दफ़ा कोई पेमेंट चेक में मिली थी, वो बड़ा एक्साइटेड हो गया। वो उसने अपने दोस्तों को दिखाया कि देखो मेरा कारोबार इतना बढ़ गया है कि मुझे चेक्स में पेमेंट आ रही है। तो उसने चेक को जो है वो फ्रेम करके लगा लिया दीवार पे और हर आए गए कस्टमर को दिखाता था कि हमारा तो बैंकिंग पेमेंट्स भी हम तो ओके एक्सेप्ट करते हैं। 8-10 महीने तक वो वहाँ पे उसको डिस्प्ले पे लगाए रखा। फिर उसने सोचा चलो एक काम करते हैं, इसको कैश कराते हैं। बैंक के पास गया, बड़े फ़ख्र से उनके सामने चेक रखा कि जी ये 100 रुपये मेरे अकाउंट में डाल दें। उन्होंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा जी चेक। उन्होंने कहा चेक थोड़ी है, तो एक कागज़ है।
अगर नहीं ये चेक है, ये देखिए चेक है। उन्होंने कहा तारीख देखो, आज की तारीख देखो, कितना टाइम हो गया है, 10 महीने। तो बैंक वाले ने बताया भाईजान कानून ये है कि 6 महीने तक अगर चेक आप कैश ना कराएं तो चेक मर जाता है। ये कागज़ का टुकड़ा जो है वो आप इस टाइम पे इसको सिर्फ कश्ती बना के पानी पे इसको वो कर दें, अपने आंसुओं के समंदर में से बहा दें, ये कागज़ बेकार हो चुका हुआ है, ये अब कुछ नहीं कर सकता। अब ये बंदा रोते रोते जो है, ये वाला बंदा जिसको चेक मिला था, रोते हुए इसके पास आया और इसके कहा कि वो 10 महीने पहले मैंने तुमसे एक डील की थी, मैंने तुम्हें ऑरेंजेस बेचे थे, तुमने पैसे दिए। उसने कहा हाँ वो तो मैंने चेक दे दिया था, मामला क्लोज हो गया। कहता नहीं वो चेक मैंने कैश नहीं कराया। उसने कहा अरे वाह यशी लगी मेरी, बस पर गायब हो जाओ। तो उसने कहा नहीं जी ये बंदा तरला ही कर सकता है, देखिए आप एक भले इंसान हैं, आप अगर दोबारा साइन कर दें। अब अगर ए अच्छाई में साइन दोबारा से कर दे, इस पर पाबंदी नहीं है, अगर ये अच्छाई में साइन करके वादा कर ले कि हाँ भाई मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तब जाके ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब इसमें बी ने आज की डेट में ए को कुछ नहीं दिया, जो उसने जब दिया था इसने कागज़ दे दिया था, सेटल हो गया था मामला। तो आज की डेट में अगर ए दोबारा से उसको एक चेक साइन करके देता है या उसको एक्नॉलेज करता है और बी आज उसके बदले में कुछ नहीं करता, तो देखने वाला ये कहेगा कि ये वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है। तो कानून ने इस कॉन्ट्रैक्ट को अलाउ किया हुआ है। अगर एक डेट टाइम बार्ड हो जाए और बाद में उसको दोबारा साइन करके ज़िंदा किया जाए तो दिस इज़ अलाउड। हालांकि एक तरफ से कंसिडरेशन है और एक तरफ से कंसिडरेशन नहीं है। और हम क्या पढ़ रहे थे कि विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट वॉइड होता है। तो टाइम बार्ड डेट, अ प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट इज एनफोर्सेबल इफ। एक टाइम बार्ड डेट, टाइम बार्ड का मतलब है जो टाइम से खुद ब खुद खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया। टाइम बार्ड डेट को पे करने का प्रॉमिस वैलिड है, एनफोर्सेबल है अगर नंबर 1 मेड इन राइटिंग, नंबर 2 साइंड बाय डेटर और हिज एजेंट, उसी बंदे ने जिसने पैसे देने थे, ये ने पैसे देने थे ना 100 रुपए, वही बंदा या उसका एजेंट साइन करे। एंड इट रिलेट्स टू डेट, ये एक ऐसे कर्ज से रिलेट करता हो विच कुड नॉट बी एनफोर्स, जो एनफोर्स नहीं हो सका था बाय अ क्रेडिटर, क्रेडिटर था ये ऑरेंजेस वाला, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन। ये लिमिटेशन का लॉ है जो लिमिट लगा देता है कि 3 साल बाद वो चीज़ खत्म हो जाएगी, 6 महीने बाद वो चीज़ खत्म हो जाएगी। जो मैंने आपसे नहीं कहा था कि इंसॉल्वेंट कब तक इंसॉल्वेंट रहेगा, वो भी लिमिटेशन का लॉ कुछ ईयर्स डिफाइन कर देता है कि जी 7 साल बाद इस तरह से हो जाएगा। तो अगर एक डेट टाइम बार्ड हो गया हो और उसके बाद उसको साइन करके दोबारा जिंदा किया जाए तो दिस इज अलाउड के वन साइडेड कंसिडरेशन से ये कॉन्ट्रैक्ट चल जाएगा। बात समझ आई? लास्ट वाली लाइन, ये एक डेट था विच कुड नॉट बी एनफोर्स, ये एनफोर्स नहीं कर सका क्रेडिटर, क्रेडिटर यानी कि ये फल फ्रूट वाला उसको रियलाइज नहीं कर सका था डेट को। क्यों नहीं कर सका? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन। लिमिटेशन का जो लॉ था ना, उसने कह दिया था कि भाई 6 महीने गुजर गए, अब तुम 10 महीने बाद आए हो तो तुम अब इस चेक को इनकैश नहीं करा सकते। तो अगर एक बंदे की पेमेंट टाइम बार्ड हो जाए तो ख़त्म कहानी। अब दोनों में से किसी पार्टी ने किसी को कुछ नहीं देना, लेकिन फिर भी अगर आप पुरानी पार्टी के पास जाके साइन करवा के उससे राइटिंग में ले ले कि वो आपको पेमेंट कर देगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। ये एक अलाउड एक्सेप्शन है। रूल क्या है? कोई एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड नहीं है, वॉइड है। 4 एक्सेप्शंस है। कंप्लीटेड गिफ्ट, नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला मामला, पास वॉलंटरी सर्विस को अगर आपने वादा कर लिया, ये वही चीज़ है जो बगैर लिखे हो रही है, इसमें लिखत पढ़त नहीं है, ये जो कंपनसेट करने वाली बात है वॉलंटरी सर्विस। और उसके अलावा टाइम बार्ड डेट अगर लिख के दूसरा बंदा ओके कर ले तो कंसिडरेशन नहीं भी है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट चल जाएगा। तो पेपर में यू कैन एक्सपेक्ट के एक रट्टे वाला सवाल आ जाए कि बताएं क्या एक्सेप्शंस होती हैं। यू कैन एक्सपेक्ट के वो एक सिचुएशन बताएं कि जी एक दादा ने पोता को गिफ्ट देना था, अब गिफ्ट देने से मुकर गया है, बताएं पोता क्या गिफ्ट रिकवर कर सकता है। तो आप कहेंगे जी अगर पोते ने लिखवा लिया होगा और ये शर्तें पूरी कर ली होंगी तो फिर ये चीज़ वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। जी जी, गिफ्ट इज एग्जीक्यूटेड इन राइटिंग थ्रू अ डीड ड्यूली रजिस्टर्ड। गिफ्ट को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, ट्रांसफर कैसे किया जाता है? राइटिंग में, थ्रू डीड ड्यूली रजिस्टर्ड, एक प्रॉपर कागज जो कि एक बंदे से दूसरे की तरफ ट्रांसफर करा। मैंने आपसे कहा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बोल के ट्रांसफर नहीं होती, हैंड ओवर करके ट्रांसफर नहीं होती, उनको लीगली ट्रांसफर करना पड़ता है। जैसे ज़मीन,
कि एक बाकायदा कागज़ के थ्रू एक बंदा एक डीड के थ्रू दूसरे के नाम पे प्रॉपर मुंतकिल करवाएगा, तो अगर एक राइटिंग में प्रॉपर तरीके से गिफ्ट दूसरे को ट्रांसफ़र हो गया है, अब हम ये नहीं कह सकते कि जी दूसरे की तरफ से क्या कंसिडरेशन थी। तो गिफ्ट देने का वादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन दे दिया हुआ गिफ्ट चाहे वन साइडेड कंसिडरेशन थी वैलिड है। जी सेक्शन 25 क्या? अच्छा एडिक्वेसी। मैं क्या शायद आप कह रहे हैं कि सेक्शन 25 का, ये सेक्शन नंबर्स आपने याद नहीं करने, ये मैंने शायद पहले भी बताया था, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए होते हैं। एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होनी चाहिए, क्या बहुत अच्छी होनी चाहिए ये शर्त नहीं है। यानी अगर ये ऑरेंजेस 500 के मिल रहे हैं, देखिए लाहौर में ही ना ऑरेंजेस अलग अलग रेट पे मिल रहे हैं और सारे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हैं। इसी क्लास में अलग अलग स्टूडेंट्स ने शायद अलग अलग फीस दी हो, तो कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं कि 100% बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही खूबसूरत कंसिडरेशन हो, कंसिडरेशन थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है। कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना, मुनासिब होना शर्त नहीं है, बस ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। अब आगे लॉ ने ये कहा है कि अगर कंसिडरेशन मुनासिब नहीं होगी तो एक शक ज़रूर होगा, अदालत को एक शक ज़रूर होगा। वो शक क्या होगा कि शायद फ्री कॉन्सेंट नहीं थी, एक बंदा दूसरे को क्यों 10,000 में अपनी बाइक दे रहा है, 1 लाख रुपए की बाइक 10,000 में क्यों दे रहा है, तो गुमान ये है कि शायद कोई ज़ोर ज़बरदस्ती हुई हो, तो अदालत उस पर मशकूक होकर केस को ज़रा ज़्यादा ध्यान से देखेगी। अदरवाइज़ रूल ये है कि कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना, मुनासिब होना शर्त नहीं है, कंसिडरेशन होनी चाहिए चाहे 1 रुपया हो। तो कंसिडरेशन कम ज़्यादा चलेगी, ये डिपेंड करता है पार्टीज़ की बार्गेनिंग पे, ये डिपेंड करता है हालात वाक़यात पे। अगर इकनॉमिक्स आप लोगों ने पढ़ी है तो डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई की कंडीशंस पे। एक ही चीज़ कभी बहुत महंगी भी मिल रही होती है और कभी वो रुल रही होती है और कोई उसको ख़रीद नहीं रहा होता। लोन 3 साल बाद एक्सपायर? जी, नॉर्मल लोन 3 साल बाद एक्सपायर होता है और चेक 6 महीने बाद एक्सपायर होता है, और ये दोनों बातें हमारे सिलेबस में कहीं नहीं लिखी, मैं समझाने के लिए आपको एग्जांपल दी है। तो एक चीज़ हमने हमेशा जहन में रखनी है कि हमने बाय द वे चीज़ें समझ तो लेनी है, लेकिन याद उतना रखना है जितना हमारी किताब में दिया हुआ है। जी ऑल डन? आए जी, पेपर कैसे सॉल्व करना है, क्या है पेपर में सवाल, किस तरह के सवाल हैं? जी जी बताइए क्या सवाल है? हाँ, यानी कि मैंने आपको गिफ्ट दिया और आपके नाम पे ट्रांसफ़र भी कर दिया, और कुछ अरसे बाद मैं कुछ बंदे लेके आ गया कि जी मेरी ज़मीन वापस करो। आप अदालत जाके एनफोर्स करवा सकते हैं कि वो ज़मीन आपके पास रहे, क्यों? क्योंकि आपके नाम पे प्रॉपर तरीके से ट्रांसफ़र हुई हुई है, यानी कंप्लीट हो गया है। हाँ, अगर मैंने आपको वादा किया होता कि मैं आपको ज़मीन दूंगा और आप मेरी ज़मीन के कागज़ लेके भाग गए होते, अब मैं आपसे अपनी ज़मीन वापस ले सकता था। तो कंप्लीटेड इफ का मतलब है एग्जीक्यूट हो गई है ट्रांजैक्शन। लें जी, ये डिस्कशन उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो पहली दफ़ा आई कैप का कैफ का एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे। अगर कोई ऑलरेडी कैफ वाले लोग मौजूद हैं तो वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, महजूज हो सकते हैं, लेकिन मेनली ये वो वाले स्टूडेंट हैं। तो कुछ ओवरऑल गाइडेंस होगी और फिर पेपर के सवाल कैसे सॉल्व करने हैं उसके ऊपर गाइडेंस होगी। ये जो हमारा आई कैप का पेपर है, इसका पैटर्न ये है कि 15 मार्क्स के एमसीक्यूज और 85 मार्क्स की थ्योरी। 15 मार्क्स के एमसीक्यूज और 85 मार्क्स की थ्योरी आती है। इसमें एक दफ़ा जब तक हमें बोर्ड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हम इसको बंद कर देते हैं, और यहाँ पे एक डिवाइस होनी चाहिए थी, वो भी गायब है। इंतज़ामिया ने कहा आज जो है ना वो खोल चले, मैं बहरहाल ये वाली लाइट जला दूँ ताकि थोड़ी सी रोशनी बेहतर हो जाए, आपको बोर्ड ज़रा ज़्यादा बेहतर। और ये आज वाला लेक्चर, ये डिस्कशन है भी बड़ी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यूज़ 15 और थ्योरी 85। एक बात जो आई के पहले कहा करता था, वो उसने एक्सप्रेसली नहीं कही, वो ये कहता था कि हमारा जो पेपर है उस पेपर में जो नॉलेज बेस्ड होगा वो हम 40% पूछा करेंगे, और जो एप्लीकेशन बेस्ड होगा वो 60% पूछा करेंगे। नॉलेज बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड।
नॉलेज बेस का मतलब है ऐसे सवाल जिसमें नॉलेज चेक हो रही है। फॉर एग्जांपल लैप्स ऑफ ऑफर कितने तरीके से होती है, आपकी नॉलेज चेक हो रही है। फॉर एग्जांपल आपसे ये कह दिया कि जी बताएं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, नॉलेज चेक हो रही है। ये नहीं चेक हो रहा कि आपको नॉलेज को किसी सिचुएशन में अप्लाई करना आता है या नहीं आता। तो पेपर में आईकैप ये मानता है कि 40% नॉलेज बेस्ड और 60% एप्लीकेशन बेस्ड। लोग नॉर्मली एमसीक्यूज को सीधा सीधा कंसिडर करते हैं, हालांकि एमसीक्यूज में भी कुछ टेक्निकल एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन शायद कहने का मतलब यह है कि इस 85 का 40% नॉलेज बेस्ड और 60% एप्लीकेशन बेस्ड। तो 85 का 40% क्या होगा भला? 34 और 60% जो बच गया 8 का 60 480 हो गया और 5 का 60 3 हो गया, तो 48 3 51। 51 नंबर लॉजिकल, 34 नंबर स्ट्रेट फॉरवर्ड, 15 एमसीक्यूज। रीसेंट 2 पेपर्स में आपको बताता हूँ, 40 नंबर का पेपर अदर देन एमसीक्यूज प्योर रट्टा था। 85 नंबर के पेपर में 40 पूरे नंबर स्ट्रेट फॉरवर्ड रट्टे वाले सवाल थे। इस वक्त जो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं इसमें लॉजिकल सवालों की मिक्सिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। हम आगे जाके 2-3 ऐसी चीज़ें पढ़ रहे होंगे, चैप्टर नंबर 14, 15, 16, 17, 18 और चैप्टर 1, इसमें मुश्किल से एक आध सिचुएशन मिलेगी, बाकी सारे रट्टे वाले सवाल हैं। तो होता ये है कि पेपर में 15 एमसीक्यूज होते हैं और 85 थ्योरी वाले सवाल होते हैं। फिर थ्योरी वालों में कुछ रट्टे वाले होते हैं, कुछ लॉजिकल सवाल होते हैं। तो आप इजीली किसी भी पेपर में पहले रट्टे वाले सवाल चूज कर सकते हैं। आइडियली आपको पेपर में जाके पहले 20 से 25 मिनट एमसीक्यूज करने चाहिए तसल्ली से, बजाय इसके कि पूरे पेपर बार बार उनके बारे में सोचते रहें। एक दफ़ा एमसीक्यूज को अच्छी तरह से देखें, क्योंकि एमसीक्यूज के मैथमेटिकल नंबर है, 4 में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है और उसमें जवाब का हिंट भी सामने मौजूद होता है। और आप लोग चूंकि पीआरसी से आए हैं तो एमसीक्यूज पे आपका हाथ भी ज़रा साफ है। तो आइडियली पहले एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना चाहिए 20 से 25 मिनट में, फिर 1 घंटे में, अगले 1 घंटे में सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी वाले सवाल ढूंढने चाहिए। वो दिखने से नज़र आ जाते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा कि किस किस तरह के सवाल होते हैं। तो कोशिश करना है कि 1 घंटे में आप थ्योरी वाले वो 35-40 नंबर के सवाल पकड़ लें, यानी कि बाय द एंड ऑफ तकरीबन सवा घंटा या 1 घंटा 20 मिनट आप तकरीबन 55 नंबर का पेपर कर चुके हो। और इन 55 में से अगर जो 40 नंबर की सीधी सीधी थ्योरी आई है उसमें से आपके 35 से कम नंबर आए तो बहुत बड़ा जुल्म है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होते हैं और उसमें नंबर नहीं कटते अगर आपने सारी बात लिख दी। तो इतने छोटे से सिलेबस में अगर अच्छी तरह से तैयार किया वो हो, रजिस्टर बनाया वो, बार बार रिवाइज किया हो, तो ये बड़ा जुल्म होगा कि उन्होंने एक स्ट्रेट सवाल पूछा और आपने वो सही नहीं किया। तो 35 कम से कम होने चाहिए, ये एक अच्छा स्टैंडर्ड है। लेकिन आपने फॉर एग्जांपल 30 ले लिए और आपने 15 एमसीक्यूज में से फॉर एग्जांपल 10 ले लिए, तो अब 40 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं। अब आगे सारे सिनेरियोज में आपने 10 नंबर और लेने और पेपर पास हो जाना है। आपके लिए एमसीक्यूज में अलग से पास होना ज़रूरी नहीं है, थ्योरी में अलग से पास होना ज़रूरी नहीं है। आप एमसीक्यू में 0 नंबर भी ले लें और इस 85 में से 50 नंबर ले लें तो भी पास है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो जहन में रखनी है कि हमारा पेपर का पैटर्न क्या है। अब जब आप पेपर देने जाएंगे तो ये एक पेपर बेस्ड एग्जाम है। ये पेपर ई मार्किंग से चेक होता है। व्हाट इज़ ई मार्किंग? आप वहाँ पे जो लिखते हैं हर सफ़े को वो स्कैन करते हैं और हर सफ़ा अलग से उनके डेटाबेस में जाता है और कराची में जो एग्जामिनर बैठे हुए हैं, जो चेकर्स बैठे हुए हैं, उनके सामने अलग अलग सफ़ा आता है। अगर आपने अपने पेपर को सही से प्रेजेंट नहीं किया तो गुमान ये है कि आपका कागज़ यहीं रखा रह जाएगा और उन तक वो पहुँचेगा नहीं। अब उसमें एहतियातें क्या हैं? पहली एहतियात, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर यूज़ होगा, ओनली ब्लैक कलर। आज से ही नीले बॉल पॉइंट उठा के फेंक दें, उनसे दोस्ती ख़त्म कर दें, आपको आदत ही ना रहे नीले बॉल पॉइंट की। आई कैप में सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट यूज़ होगा क्योंकि उसके साथ वो पेपर स्कैन सही होता है। ऐसी बड़ी कम शहादतें हैं कि कुछ बच्चों ने शुरू की एक आध अटेम्प्ट में ब्लू पेन से लिखा और आई कैप ने थोड़ा सा दिल बड़ा कर लिया, अदरवाइज आई कैप ने उनको क्यू ग्रेड दिया। क्यू ग्रेड का मतलब है आपका पेपर कुछ अजीब वजूहात की बिना पर कैंसिल हो चुका है। तो ब्लू
कलर इज नॉट अलाउड इन कंप्लीट आई कैप। आज से लेके आज तक एंड तक आपको ब्लू कलर इजाज़त नहीं है आई कैप में, सिर्फ ब्लैक कलर। अगला सवाल, मार्कर, यानी कि ओनली ब्लैक। जब मैं बात कर रहा हूं तो पेन या बॉल पॉइंट, बॉल पॉइंट या बॉल पेन भी से कहते हैं। पॉइंटर अगर जेल पेन है तो नॉट अलाउड। एक बारीक वाला पॉइंटर होता है, बड़ा बारीक सा लिखता है, और एक होता है जिसकी इंक फैलती है। जो फैलती है ये जेल पेन है, जेल पेन मना है, क्योंकि जेल पेन से आपका पेज जो है उस पर वो फैल जाता है। उसकी स्कैनिंग करें या पीछे वाले पेज के ऊपर उसका इमेज आ जाता है, वो सही से स्कैन नहीं होता, सही से पढ़ा नहीं जाता, आपको नुकसान होता है। तो ऐसा पॉइंटर जिसकी इंक फैलती हो मना है। यानी जेल पेन, नॉर्मली दुकानदारों को पता होता है कि ये जेल पेन है, जेल पेन नहीं इस्तेमाल करना। ब्लैक पेन, ब्लैक बॉल पॉइंट या ब्लैक बारीक वाला पॉइंटर। मार्कर के बारे में क्या रूल है? मार्कर अलाउड है बट लाइक्ड नहीं है। इजाजत है लेकिन उन्हें बहुत बुरा लगता है, मकरू है। आईकैप कहता है कि अगर एक बच्चे की बहुत ही आदत बनी हुई है ना कि मार्कर यूज करना है, कुछ लोगों की बहुत शदीद आदत बन गई होती है तो वो मना नहीं करते, लेकिन फिर मार्कर ब्लैक कलर का होना चाहिए। और कोशिश करें कि थोड़ा बारीक मार्कर हो, क्योंकि वो फैला हुआ मार्कर फिर आपके अगले वाले पेज पे जो लिखा हुआ कंटेंट है उसको स्कैन नहीं कर सकेगा सही से। तो वो कहते हैं कि हम एनकरेज नहीं करते कि लोग मार्कर यूज़ करें, हमें अच्छा नहीं लगता। मजबूरी में लिख रहा है ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें कि मार्कर मत यूज़ करें। तो मना नहीं किया, लेकिन उन्हें पसंद भी नहीं है। उन्हें लगता है कि बच्चा शायद अपनी प्रेजेंटेशन दिखा के नंबर ले रहा होगा, आईकैप में टू द पॉइंट सही बात लिखने के नंबर मिलते हैं। तो पहली अहम बात, सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट यूज़ करना है या ब्लैक कलर का पेन या ब्लैक कलर का बारीक पॉइंटर। मार्कर अलाउड है लेकिन हो सके तो मत इस्तेमाल करें। उन्होंने पसंद नहीं है, उन्हें बुरा लगता है, बस उन्होंने इसलिए कह दिया है कि बच्चों की आदत बनी हुई है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। देन एक बहुत ही खतरनाक इंस्ट्रक्शन, एवरी न्यू क्वेश्चन एंड every new part on next page। टेस्ट में सवाल आया, एक सवाल के दो पार्ट्स भी थे। पार्ट ए एक सफ़े पे, पार्ट ए अगले सफ़े पे। चूँकि आपका हर पार्ट अलग से स्कैन होता है, अगर आपने पार्ट ए ऊपर किया हुआ है और पार्ट ए नीचे, पार्ट बी नीचे किया हुआ है, तो गुमान ये है कि जब उसकी स्कैनिंग होगी और एक इंसान उस इमेज को एक नाम दे रहा होगा तो उसको नाम दे दे 4A या उसको 4A के खाने में डाल दे। दिस कैन ऑल्सो हैपन कि शायद 4B वाला पार्ट जिस लॉ का है वो चेकर डिफरेंट हो और 4A वाला चेकर डिफरेंट हो। चूँकि 3-4 चेकर्स होंगे, वो बैठे हुए होंगे और हर चेकर की जिम्मेदारी होगी जी सवाल नंबर 2 मेरे ज़िम्मे है, 5 मेरे ज़िम्मे है, 8 मेरे ज़िम्मे और 11 का पार्ट ए मेरे ज़िम्मे है। अब उन्होंने मेहनत नहीं करनी। पुराने ज़माने में क्या होता था, बोर्ड में जब आपने इम्तिहान दिया आपका पर्चा पूरा जाता था, वो ढूंढते थे आपके सवाल और ख्वार रहते थे। आईकैप ख्वारी की तरफ नहीं जाता। यहीं भाई आपका पेपर आप जब लिखेंगे उसके बाद जब वो स्कैन हो जाएगा तो एग्जामिनर के सामने एक शीशे की मेज़ रखी होगी, एक इलेक्ट्रॉनिक पेन उसके पास होगा, वो उससे चेकिंग करेगा और आपके मार्क्स सिस्टम में ऐड कर देगा। तो हर एग्जामिनर को जिसने जो सवाल चेक करने हर बच्चे के, सिर्फ वही सवाल उसकी स्क्रीन पे आएंगे जो कि उससे रेलेवेंट है। ये सब एक सॉफ्टवेयर करता है और वो सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट होता है स्कैन करने वाले बंदे के ऊपर कि उसने कितना अप टू डेट डाटा स्कैन किया है। और स्कैन करने वाले बंदे को हिंट आपने देने हैं। हर पेज के टॉप पर, हर पेज के टॉप पर एक इस तरह से 3 खाने बने हुए होंगे, आपने वहां अपना क्वेश्चन नंबर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐसे लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऐसे लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट ए है, ऐसे 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 लिख दिया। 11 के ए का आगे से कोई पार्ट है, A1। हर पेज के टॉप पे आपने उस सवाल का रेफरेंस देना है, नीचे वो सवाल करना है। अगर 2 लाइनों में भी पेज खत्म हो जाए तो तरस नहीं खाना आईकैप पे
ये नहीं सोचना मैं थोड़ा यहीं से लिख लेता हूँ इनके पेज बच जाएंगे। आपने अगले पेज पे चले जाना है। आपको जो आंसर शीट मिलेगी उसमें 23 सफ़े होते हैं, बल्कि अब 29 सफ़े तक होते हैं। इतने सफ़े होते हैं कि आपका हर पार्ट अलग पेज पे हो तो वो शीट ख़त्म नहीं होती। और लॉ का सवाल दूसरे सफ़े पे बहुत ही कम चांस है कि दूसरे सफ़े पे जाए। सिर्फ वो बच्चा जो बहुत लाइन छोड़ छोड़ के एक लाइन पे 4 लफ्ज़ लिखते हैं और 3 दफ़ा काट के फिर नीचे लिख रहा होगा, शायद उसका अगले सफ़े पे चला जाए। अदरवाइज़ आपका कोई भी पार्ट अगले पेज पे नॉर्मली नहीं जा रहा होगा, तो आपके पास सफिशेंट मार्जिन होगा, आप इस तरह से करें। फिर एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4A हमें आता है और 4B हमें नहीं आता, या 4B हम आगे करना चाह रहे हैं, तो आज हम 4A कर दें, यहाँ पे लिखें, और अगले सफ़े पे कुछ और कर दें, थोड़ा सा आगे जाके 4B कर दें। ऐसा करना अलाउड है, बट इससे ख़तरा बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए ICAP में अक्सर बच्चों ने सवाल के पार्ट्स छोड़े होते हैं, नहीं आते उन्हें, तो 4A बच्चे ने किया और अगले सफ़े 4B नहीं है, तो स्कैन करने वाला कॉमनली एज्यूम करेगा कि बच्चे को नहीं आता था, तो वो लिख देगा कि सिर्फ 4A, और 4A को स्कैन करके उस वाले खाने में फेंक देगा। अल्लाह करे कि वो थोड़ा सा आगे जाए, उसको 4B नज़र आए और वो पीछे आके अपनी गलती को सुधारे। अगर उस टाइम पे वो बहुत ही ईमानदारी के मूड में बैठा हुआ तो हम क्यों रिस्क लें। आपको 4A आता है, 4B नहीं आता, ओके 4A कर दिया, 4B नाम लिख दिया उसका और खाली सफ़ा छोड़ दिया, ताकि आप किसी भी वक्त आगे करते करते सवालों को पीछे पलट के अपने ऐसे पेजेस यूँ गुजारें तो आपको पता लग जाए कि मेरा एक सवाल अभी रहता है। क्वेश्चन पेपर पे सिवाय डिफाइंड जगह के या सिवाय उस रोल नंबर के जो वो आपको कहेंगे, आपने कुछ नहीं लिखना। लेड पेंसिल साथ लेके जाएं, उस पर हल्के फुल्के टिक लगा लें, थोड़ा बहुत कच्चा पक्का करके हल्का सा इतना लिख, अगर कुछ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी लिखना है तो इतना बारीक सा करके लिखें कि वो एग्जामिनर को बुरा ना लगे या उनको ये ना लगे कि आप किसी को नकल करवा रहे हैं। और हो सके तो उसको जब यूज़ हो जाए तो उसको पीछे रबड़ से मिटा भी दें। तो फिज़िकल पेपर की काफ़ी एहतियात करनी है। जब पेपर का पहला पेज आपके सामने आएगा तो उसमें आपने अपना CRN, अपना रोल नंबर उस तरीके से लिखना है जैसे आप बोर्ड के पेपरों में लिखते हैं। खाने खाने जो बने हुए होते हैं बीच बीच में आपने इस तरह से करके, पेपर के करीब जाएंगे तो मैं आप लोगों के ग्रुप में एक वीडियो डालूंगा। ICAP ने ई-मार्किंग को एक वीडियो से एक्सप्लेन किया है कि आपने पेपर को करते हुए क्या एहतियात करनी है। हर सफ़े के टॉप पे ये है, तो हर सफ़े के नीचे बार कोड्स हैं। बार कोड्स के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी। बार कोड्स इस तरह से करके कुछ लाइन्स ही बनी हुई होंगी, जैसे प्रोडक्ट्स पे डिफरेंट लाइंस बनी हुई होती हैं। अब होता ये है कि आप पेपर में बैठे हैं, आपका दिमाग कहीं है, आपको सवाल समझ नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, आप बैठे बैठे कोशिश करते हैं कि इस डब्बे को पूरा कर दें, गैर महसूस तरीके से, नहीं पता लगता। बहुत एहतियात करनी है। अगर ये इसका बार कोड ख़राब कर दिया ना तो आपका वो सफ़ा स्कैन नहीं होगा, आपका वो सफ़ा चेक होने से रह जाएगा। तो एक एहतियात ये कि ये ई-मार्किंग वाला एग्जाम है, इसमें उस तरह से देखना है, और एक एहतियात ये है कि हमने सवाल किस तरह से करने हैं। तो आइडियली सबसे पहले MCQs। पेपर में आपको 15 मिनट का रीडिंग मार्जिन मिलेगा। पेपर जब स्टार्ट होगा तो आपको 15 मिनट तक आंसर शीट नहीं मिलेगी, 15 मिनट तक क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा, और ये 15 मिनट 3 घंटे में काउंट नहीं होते। इस 15 मिनट के बाद 3 घंटे का टाइम शुरू होता है। तो ये 15 मिनट तक आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और एक दूसरे को देख के गंदे गंदे से मुंह बनाते रहेंगे कि यार ये क्या हो गया। तो आपने इस 15 मिनट बेसिकली करना क्या है, आइडेंटिफाई करने हैं वो सारे रट्टे वाले सवाल, बीच बीच में से देखते जाना है, उनको हाईलाइट करते जाना है, उनको निशान लगाते जाना है कोई ना कोई लेड पेंसिल से कि हाँ ये सवाल मैं शुरू में करूँगा। 10 मिनट गुजरे, अभी भी 5 मिनट बच गए, तो MCQs पढ़ना शुरू करते हैं, जो आपका पहला टारगेट है। इस वक्त अगर आपने सिनेरियो के अंदर उतरने की कोशिश की, पैराग्राफ लिखा नजर आ रहा है, आपने कहा चलो 15 मिनट टाइम ज़रा पढ़ लूँ, उसको पढ़ने बैठेंगे वो इतना कंफ्यूज कर देगा उस वक्त जल्दी में। आपने करना तो 1.5 घंटे बाद ऐसे, तो जब करना होगा तब तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। इस वक्त पढ़ेंगे तो खामखा आपका वो कॉन्फिडेंस जो रट्टे वाले सवालों को देख के बन गया है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी बहुत सारी चीज़ें जो आपने देखनी है। MCQ इज़ द ओनली थिंग जो आप एक पेज पे कर सकते हैं। आप MCQ नॉर्मली आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा, आप पेज के टॉप पे लिखेंगे 1, यहाँ पे पेज शुरू हो जाएगा और उसकी नंबरिंग होगी A B C D या रोमन में चल रही होगी, ज़्यादातर रोमन में चल रही होगी 1 2 3 इस तरह से करके आपने उतने 15 लाइन आइटम लिख देने हैं और उसके आगे सिर्फ जो आंसर है, फॉर एग्जांपल आप चलें रोमन लिख देता हूँ 1 2 3 4। अब हो सकता है आप कहें सर मुझे तो रोमन गिनती आती नहीं, तो कोई नहीं, क्वेश्चन पेपर पे गिनती लिखी हुई होगी, उधर जो भी अजीब सा अक्षर आपको नज़र आ रहा है
जो आपको फॉर एग्जांपल आप कहें पता नहीं सर कुछ एक्स था और उसके पीछे आई था, पता नहीं इसका क्या मतलब होता है, तो आप लिख दें, उस तरतीब से लिख दें। ठीक है, आपने 15 लाइनें लिखी। अब हर सवाल का ABCD में से कोई एक जवाब होगा। फॉर एग्जांपल C, वो जवाब पूरा नहीं लिखना, यहाँ सिर्फ लिख देना है C। अगर जवाब A है, A, वो स्टेटमेंट रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आंसर शीट पे कोई भी सवाल दोबारा रिपीट नहीं करना, आपका सिर्फ उन्हें आंसर चाहिए, सवाल उन्हें पता है, तो सवाल रिपीट नहीं करना, क्योंकि जी हाँ, अब इसे आप अगर चाहें प्रेजेंट करने के लिए कि अच्छा लगे तो आप इस तरह से कर दें, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा सा उनके पास एक की होगी, उन्होंने देखने का अच्छा CAB इस तरह से करके वो 15 एक टाइम हो गया, चेकर को रट गया होगा कि वो ऐसे करके ना वो टिक 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 क्रॉस टिक क्रॉस टिक क्रॉस और आगे चलेगा। अब बीच में आता है एक MCQ ऐसा जिसको एक तरह से पढ़ें तो कुछ और जवाब आ रहा है और दूसरी तरह से पढ़ें तो कुछ और जवाब है। फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि एक बंदा जो है वो उसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो बताओ वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है। उस बंदे के बारे में बताया ही जाता है कि वो अक्सर पागल पागल सा रहता है, तो बताओ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं। अब आंसर है वैलिड, नॉट वैलिड, और दो और आंसर हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं। अब अगेन सवाल पूरा नहीं है, आपको ये नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त वो क्या था, तो हो सकता है ये भाई कहें वैलिड और वो भाई कहें इनवैलिड, क्योंकि इन्होंने सोचा कि वो उस वक्त होश में होगा और इन्होंने सोचा कि वो होश में नहीं था। अगर इस लेवल की कन्फ्यूजन हो तो फिर आपने अपनी पसंद का, अब आपको लग रहा है A भी आंसर और C भी आंसर है, यूं सोचूं तो A और यूं सोचूं तो C, और सवाल कंप्लीट नहीं है, आपने लिख दिया C जो आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा है, और यहाँ ब्रैकेट में एक रीज़न दे देनी है, एज्यूम दैट कि वो बंदा उस टाइम पे साउंड माइंड था जब वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा था। ये तब करना है जब आपको किसी MCQ में डाउट हो, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर के पास इसका सोल्यूशन B हो, तो आपके C पे वो अटक के क्रॉस करने लगे तो आगे आपकी डिस्क्रिप्शन नजर आए, डिस्क्रिप्शन पढ़े, क्वेश्चन पेपर पढ़े तो वो सोचे हाँ कन्फ्यूजन थी, तो आपकी ये लॉजिक आपको बचा सकती है। हर MCQ में लॉजिक नहीं देनी जी, एक सवाल के एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं अगर उसको दो तरह से सोचा जाए। MCQ में आके पूरी कोशिश करता है आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे, लेकिन इन पास्ट समटाइम्स ये हुआ कि उन्होंने MCQ में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, जिसकी वजह से दो अलग अलग बच्चे अलग अलग जवाब दे के आए और उनके पास कोई एक सही जवाब था। वो अपने तौर पे भी एहतियात करते हैं, वो अल्टरनेट जवाब भी सोच के रख लेते हैं, लेकिन अपने आप को आपने सेफ रखना है। अगर आपको दो में डाउट हो रहा है और आपने एक सोची बात कि अच्छा ये शायद ऐसे होगा, तो उसकी रीज़न दे दें, ये रीज़न आपको बचा सकती है। हो सकता है आपका जवाब गलत हो, लेकिन इस रीज़न की वजह से उन्हें समझ आ जाए कि हाँ ये इन ग्राउंड्स पे सोच रहा था, हमारे सवाल में कमी थी। तो MCQ आपने एक सफ़े पे करने हैं और फिर अगले पेज से आपने शुरू कर देना है क्वेश्चन 2, 3। तरतीब में करना कोई शर्त नहीं है, आप 7वां सवाल पहले कर लें, 10वां कर लें, लेकिन आइडियली हर सवाल के पार्ट करीब करीब करें। ये लाजमी नहीं है, लेकिन ये मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि अगर आप अपनी किस्मत से खेलना नहीं चाह रहे, अगर आप अपने आप पे जुआ नहीं लगाना चाह रहे कि कर देता हूँ अल्लाह करे वो बंदा बहुत अच्छे मूड में हो, तो वो उस बंदे के मूड के बजाय अगर मैं खुद ही थोड़ी सी अक्लमंदी दिखा दूँ तो ज़्यादा बेहतर बात है। भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि भले एक पहली लाइन में ख़त्म हो जाए आपका सोल्यूशन, पार्ट ए 1 नंबर का था और एक लाइन में ख़त्म हो गया, बिल्कुल तरस नहीं खाना, मैं बता रहा हूँ। आपने अगले पेज पे चले जाना है, खाली छोड़ देना उसे। एक पार्ट हो वो अगले पेज तक भी जा रहा हो फिर। ये अच्छा सवाल, अगर एक पार्ट आपने किया नॉर्मली वो अगले पेज पे नहीं जाता, लेकिन अगर वो अगले पेज पे जा रहा है तो नेक्स्ट पेज पे आपने ये डब्बा फिर से रिपीट हुआ वो होगा, वहाँ पे आपने दोबारा से उसी सवाल का नंबर लिखना है, ताकि स्कैन करने वाला जैसे ही अगले पेज पे पहुंचे तो उसे वही टॉप पे नंबर नज़र आ जाए। क्योंकि उसने क्या करना है, पहले तो आंखें बंद करके ऐसे ठक करके स्कैन कर देना है। अब उसके सामने आ जाएंगे आपके थंबनेल्स बने हुए हर पेज के सामने की स्क्रीन पे, और उसकी बेस पे वो एलोकेट करता जाएगा, ये वो सवाल है, ये वो सवाल है, ये वो सवाल, ताकि चेकर्स तक उनका रेलिवेंट खाना पहुँचे। तो आपका जो टॉप है ना ऊपर, ये जो ये 3 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये उसको हिंट देगा कि इस बच्चे ने इस सफ़े पे, इस थंबनेल पे बच्चे ने क्या किया हुआ है। तो ऐसे में उस थंबनेल में शायद नीचे वाला पार्ट भी उसको नज़र ना आ रहा हो उस वक्त, वो एलोकेट कर दे किसी बंदे के पास 4A वाले के पास, और वो 4A वाला चेक कर रहा हो नीचे को, यार ये बच्चे ने यहाँ क्यों कर दिया, और 4B वाला सारी ज़िंदगी इंतज़ार करता रहे कि मेरे पास वो सवाल नहीं पहुँचा। तो हो सकता है कि 4A 4B दोनों एक ही बंदे के पास हो, आपकी बचत हो जाए, लेकिन किस्मत पे डिपेंड करता है। तो अपने आप को मौका देने के बजाय कि मैं कर देता हूँ बाकी अल्लाह मालिक है, बेहतर ये है कि हम थोड़ी सी एहतियात कर लें।
ये सारी वो ई मार्किंग की वो चीज़ें हैं जो ICAP ने एक्सप्रेसली कहा था कि ये बच्चों को बतानी बड़ी ज़रूरी है। इनमें एक वीडियो बनाई, जब ये पहली दफ़ा आए तो आई वॉज द पर्सन जिनको ऑफिशियली उन्होंने बुलाया था कि आपने इस पे स्टूडेंट्स को गाइड करना है, तो मुझे थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा बताया गया इस प्रोसेस के बारे में। और मेरी कोशिश ये है कि जितना उन्होंने मुझे पब्लिकली बताया है, जितना मैं पब्लिकली शेयर कर सकता हूँ उस प्रोसेस का, वो मैं आपको बताऊँ। चूँकि ICAP में हर दफ़ा रिवीजन क्लासेस होती हैं तो वो ये चाहते हैं कि टीचर्स के थ्रू भी कुछ काम की बातें बताएं। तो उस दफ़ा की रिवीजन क्लासेस में उन्होंने मुझे पहले कहा कि सर आज रिवीजन क्लास शुरू करने से पहले आपने ये ई मार्किंग बच्चों को पहले इस तरह से एक्सप्लेन करनी है। पहले मैंने जो उनसे जो कन्फ्यूजन थी वो पूछी और फिर उसके बाद जो है वो उसमें स्टूडेंट्स को आंसर किया। उस वक्त एग्जामिनेशन के मैनेजर भी वहाँ पे बैठे थे और जहाँ जहाँ मज़ीद इनपुट देना था उन्होंने दिया। जैसे 7A और 7B अलग अलग जगह होते हो, उन्होंने कहा जी हमारी कोशिश होगी हम ढूंढ के उसे कर लें। जिसमें मैंने बच्चों से कहा था कि जी ये जो अल्फाज है ना, आप बेहतर है कि आप इकट्ठे ही कीजिएगा। मैंने कहा ना हमारी कोशिश होगी, तो आप अपने ऊपर ज़्यादा रिस्क ना लें। ये पेपर की बात हो गई, लेकिन एक बड़ी अहम डिस्कशन ये है कि सवाल कितनी तरह के आते हैं पेपर में। आपके सवाल, आप याद है अपने पास पेपर देखा, कुछ सवाल सीधी सी लाइन था, किसी सवाल में एक सिचुएशन सी बनी हुई थी और आपसे तबसरा मांगा हुआ था। पेपर में 3 तरह के सवाल आते हैं, नॉर्मली 3 तरह के सवाल आते हैं जी। टोटल सवाल कितने होते हैं? टोटल सवाल कितने होते हैं? ये MCQs 15 हैं। उसके बाद ICAP ये कहता है कि हम 6 नंबर 8 नंबर तक मैक्सिमम जाएंगे। पिछली 2-3 अटैम्प्ट्स अगर उठा के देखें तो जो बड़ा सवाल है वो 6 मार्क्स का है। औसतन 3 और 4 नंबर के सवाल सबसे ज़्यादा होते हैं। मार्क्स नहीं सर, टोटल क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, असल में एक सवाल में अगर 3 पार्ट हैं और तीनों अलग अलग टॉपिक के हैं तो मैं उनको 3 अलग पार्ट्स काउंट करूँगा। तो 2 अटैम्प्ट पहले 27 पार्ट्स थे पेपर में, वो पूरे सिलेबस में ऐसे स्प्रेड हो जाते हैं और छोटे छोटे से सवाल बना देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास मार्जिन बढ़ जाता है और इसका नुकसान ये होता है कि आपको सिलेबस सारा कवर करना होता है। यहाँ पे वो शॉर्टकट नहीं लगा सकते FSC की तरह कि वो चैप्टर कर लें, वो चैप्टर कर लें, उस चैप्टर का उतना पोर्शन कर लें, पहला सवाल कवर हो जाएगा। तो ये ICAP ने स्प्रेड करके ही पूछना होता है जी। जी, अब ये कैसे पता लगेगा कि ये सिनेरियो बेस्ड है या थ्योरी? रिक्वायरमेंट देख के मैं वही दिखाने लगा हूँ। मैं थोड़ी सी शक्लें दिखाता हूँ। 3 तरह के सवाल होते हैं, एक को हम कहते हैं नॉलेज बेस, एक को हम कहते हैं सीम्स लॉजिकल, एक होता है लॉजिकल। नॉलेज बेस का मतलब है सीधा सीधा रट्टा, इसका उर्दू तर्जमा रट्टे वाला सवाल, पंजाबी तर्जमा। सीम्स लॉजिकल दिखता लॉजिकल है नहीं, दिखता लॉजिकल है। और लॉजिकल नॉलेज बेस कैसा होगा? ऑफर के एसेंशियल्स बता दें। सीम्स लॉजिकल कैसा होगा? एक बंदा एक कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है दूसरे बंदे के पास, आप बिजनेस लॉ को समझते हैं, वो आपके पास आया है और आपसे आके वो गाइडेंस लेना चाह रहा है और वो आपसे कह रहा है कि मुझे ऑफर के एसेंशियल्स बताएं। तो बताने ऑफर के एसेंशियल, लेकिन इतना जो सिनेरियो उन्होंने बनाया ना उसका थोड़ा सा एहतराम करना है। हम उस बंदे को ये फॉलोइंग एसेंशियल्स बताएंगे और नीचे फिर वही अपना रट्टा। और प्रॉपर लॉजिकल सवाल उस तरह का जैसे आप लोगों ने टेस्ट में देखा, वो जो मैंगो उसको जो है वो बेच रहा था और कहता है कि बड़ी अच्छी प्राइस है, याद है कि बड़ी अच्छी प्राइस है, तो मुझे लग रहा है आपको इनकार नहीं होगा तो मैं खुद ही से मान लूँगा। अभी एक सिचुएशन बनाई है, आपने डी क्रैक कर लिया कि ये नेगेटिव कन्फर्मेशन वाली बात हो रही है। अब उसको कैसे डील करना है उसको देखते हैं। पहला स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, सिंपली राइट द आंसर फ्रॉम योर नॉलेज बेस, कोई पैटर्न रिक्वायर्ड नहीं है, सीधा सवाल सीधा जवाब। उन्होंने मत्थे पे देके सवाल मारा, आपने मत्थे पे देके जवाब मार दिया। सवाल की शक्ल इस तरह से होती है, हाउ ऑन व्हाट ग्राउंड प्रपोजल स्टैंड रिवोक्ड, कितने अरसे तक रिवोक नहीं हो सकता, एक्सेप्टेंस किसे कहते हैं, फलाना। यानी इसमें कोई किरदार नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, बस एक बात पूछ रहे हैं, ये बता दो, वो बता दो, ये बता दो। तो सीधा सीधा उन्होंने पूछा है, तो आपने भी कोई तबसरा, कोई सियाको सबाक, कोई उससे पहले स्टार्टिंग लाइन नहीं देनी, आपने सीधा जवाब लिख देना है। एसेंशियल्स क्या ऑफर के, ये लिख दिया एसेंशियल्स। ये नहीं कहना कि आपके सवाल की रोशनी में हम ये बताना चाहेंगे कि ऑफर के क्या एसेंशियल्स हैं, कोई वो नहीं करना। जब उन्होंने कोई फॉर्मेलिटी नहीं रखी तो आपने भी कोई फॉर्मेलिटी नहीं रखनी। सर बुलेट पॉइंट्स में आंसर कर सकते हैं? जी, बुलेट्स में आप आंसर कर सकते हैं। अगर आप बुलेट्स में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो बुलेट्स में आपको मार्क्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जब आप पैराग्राफ में लिख रहे होते हैं ना तो फिर पैराग्राफ का आपको पूरा पढ़ना पड़ता है। बुलेट्स में क्या होता है कि वो जल्दी जल्दी से टेक मारते चले जाएंगे और आगे चले जाएंगे। तो थ्योरी के एग्जाम्स में जितना ज़्यादा हो सके बुलेट्स में लिखें। अगर आपकी हमेशा से आदत पैराग्राफ में लिखने की बन गई है, लिखें पैराग्राफ, लेकिन उसके अंदर का कीवर्ड अंडरलाइन कर दें। एग्जामिनर के पास है कम टाइम, उसने जल्दी जल्दी पेपर चेक करने हैं, इतना मोटा पैराग्राफ नजर आएगा, उसे पढ़ना पड़ेगा और ऊपर से आपकी इंग्लिश उसके स्टैंडर्ड पे ना उतरी
तो प्रॉब्लम। तो अगर आपने उस पैराग्राफ में बीच बीच में से चंद कीवर्ड्स अंडरलाइन कर दिए तो वो उछल के वो चेक कर रहा है, आप कह रहे हैं ए पढ़ो ए पढ़ो ए पढ़ो, तो वो इतने मोटे पैराग्राफ के बजाय वो 3 अंडरलाइन वाली चीज़ों को टिक मारेगा और कहेगा बच्चे ने बात तो सारी कर दी, इंग्लिश भी ठीक ही होगी, काम की बातों से मिल गई ना, तो आपकी अंग्रेजी में नहीं उतरेगा। तो कोशिश करें कि अगर आपको अपनी इंग्लिश पे ज़्यादा डाउट है या बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है तो फिर पैराग्राफ की तरफ मत जाएं। पैराग्राफ में आप अपने आप को फंसा लेते हैं। छोटे छोटे से बुलेट्स आप देखें, नोट्स में बुलेट्स बने हुए हैं। आप कभी सोल्यूशन किताब आपके पास सोल्यूशन वाली मौजूद है, कभी उसको ऐसे स्किम करके देखिएगा, आपको ज़्यादातर बुलेट्स और छोटे छोटे से पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे। जी, बुलेट को शुरू में आप सितारा लगा के कुछ भी बुलेट किसी भी तरीके से लिख दें, आई कैप को कोई मसला नहीं। आपने जनाब आप ये सितारे के साथ लिख दें कि ये बुलेट है, आप एरो के साथ लिख दें, आप कुछ भी, मतलब एनीथिंग, आप कोई भी सिंबल यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। पहली तरह का सवाल सीधा सवाल, कोई स्पेसिफिक पैटर्न रिक्वायर्ड नहीं, सीधा जवाब। दूसरा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन स्ट्रेट रिक्वायरमेंट। सिंपल रेफरेंस आपने देना है पहले उस सवाल का जो उन्होंने वो किया है और नीचे अपनी चीज़ बता देनी है, यानी कि सवाल के बीच में से आपको एक वर्डिंग मिलेगी, आपने उससे स्टार्ट लेना है और नीचे अपना नॉलेज बैंक पेस्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि जी एक शख्स अजमल है जो आपके पास आया और अजमल इज़ वेरी वरीड और अजमल को ये चाहिए कि उसको ऑफ़र के एसेंशियल्स बताओ, तो हम कहेंगे हम अजमल को ऑफ़र के ये एसेंशियल्स बताएंगे। इतना एहतराम ज़रूर करना है कि उन्होंने एक सिचुएशन बनाई है, लेकिन पूछा रटा है तो नीचे रटा लिखना है, लेकिन उसकी एक स्टार्टिंग एक सिंगल लाइनर दे देनी है। एक चीज़ जो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, एक एग्जांपल है, तो शायद आपको पीछे कानून क्या है वो समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन कैसे। एक कंपनी थी जिसने एग्री किया कि वो दूसरी कंपनी से कुछ बिल्डिंग मटेरियल खरीदेगी एक खास डेट पे, उसने एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाना था एक जगह पे, लेकिन ड्यू डेट पे वो भाई साहब जो है वो अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर सके। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन द राइट्स अवेलेबल टू केसी अंडर द अबव सिचुएशन। अब ये एक कानून हम आगे जाके पढ़ेंगे कि अगर एक ड्यू डेट पे एक बंदा अपनी जिम्मेदारी पूरी ना अदा कर सके तो 3 तरह के आपके पास राइट्स होते हैं। अब आपको पता है 3 तरह के राइट्स हैं। आंसर ये हो सकता था कि आप वो 3 राइट्स लिख दें, लेकिन वो जो इतनी सिचुएशन बनाई है उसका क्या करें। तो अब क्या सवाल था, एक्सप्लेन द राइट्स अवेलेबल टू केसी अंडर द अबव सिचुएशन, तो आप क्या कहेंगे, फॉलोइंग आर द राइट्स अवेलेबल टू केसी अंडर द अबव सिचुएशन। सवाल को स्टार्ट करेंगे एक स्टार्टिंग लाइन के साथ, ठीक है। अब इसमें टाइम बीइंग एसेंस ये भी वो टॉपिक है, वो अभी टॉपिक हमने नहीं पढ़ा। फॉलोइंग वुड बी राइट्स ऑफ केसी अंडर द सर्कमस्टांसेस, स्टार्टिंग लाइन दी और नीचे वही रट्टा लगा दिया। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, वो इंसिस्ट कर सकता है, वो ऐसे कर सकता है। ये 3 बातें रट्टे से आई हुई हैं। तो उस रट्टे में आपने सिर्फ उन किरदारों का जिक्र कर दिया, यानी कि ये उस तरह का सवाल है जो आपको सीधी बात पूछता है लेकिन सिचुएशन बता के। जैसे मैंने आपको कहा कि जी अजमल ने आके पूछा कि बताएं ऑफ़र के क्या एसेंशियल्स हैं, तो आप कहेंगे हम अजमल को बताएंगे कि ऑफ़र की एसेंशियल्स हैं। ये टाइप 2 सवाल है। इसकी एग्जांपल मेरे पास जो है वो अभी वो है जो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके टेस्ट से भी हम देख सकते हैं। तीसरा ओपिनियन रिक्वायर्ड होती है, लॉजिकल सवाल। इसमें सबसे पहले आपको चाहिए कि आप लॉ बताएं, एक सिचुएशन सी बताई होगी, जैसे ये मैंगो वाला सवाल था कि जी वो मैं समझूंगा कि आपको कोई मसला नहीं और इस तरह से। अभी एक सिचुएशन पढ़ के आपको समझ आया, या वो जो एक बंदा वो घोड़ा ढूंढ के लेके आया था और बाद में पता लगा उसे पैसे नहीं मिलने, एक सिनेरियो था और आपसे पूछा था बताओ वैलिड है या नहीं। तो आंसर करते हुए पहला स्टेप ये है कि बताएं कानून क्या कहता है। आप कहते हैं कानून ये कहता है कि ऑफर को पता होना चाहिए, एक्सेप्टर को पता होना चाहिए ऑफर का। फिर आप कहेंगे सिचुएशन में क्या हो रहा है। आप कहेंगे इस सिचुएशन में वो जो घोड़ा ढूंढ के लेके आ रहा है उस बंदे को नहीं पता था ऑफर के बारे में, उस बंदे का नाम भी लिख देंगे कि यहाँ मिस्टर सुलेमान को या मिस्टर अमजद को या मिस्टर अहमद को नहीं पता था इस सिचुएशन के बारे में, और देन दे देंगे अपनी राय। तो देयरफॉर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। ये राय कहाँ से मिलेगी ये भी सवाल के अंदर दी हुई होगी। सवाल ने एंड पे कहा होगा बताओ वैलिड है या नहीं, आप वही उठा के लिख देंगे। तो इधर रट्टे वाले अल्फाज, इधर सवाल में से अल्फाज, सिर्फ अपनी इंग्लिश जो एक्सपोज होगी वो दरमियान में होगी। सिचुएशन को डिस्कस, आपने सिचुएशन के जो करेक्टर्स हैं उनको डिस्कस करना है। मैं थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ, मुझे लग रहा है कि ये मैंगो वाली एग्जांपल ही है। यहाँ पे मैंगो वाला सवाल याद है,
मिस्टर सिब्बी ने मिस्टर कोयटा को लिखा था कि जी मैं आपको 4 kg मैंगो देना चाहता हूँ और चूंकि प्राइस इतनी रीजनेबल है तो आपका जवाब नहीं भी आया तो मैं अज्यूम करूंगा कि आपकी तरफ से हाँ है। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्लीज स्पेसिफाई एनी डेफिशिएंसी इन अबव ऑफर, बताएं इसमें कोई डेफिशिएंसी है, वेदर इट कैन बी ग्रेडेड एज अ करेक्ट ऑफर, क्या इसको करेक्ट ऑफर कहा जा सकता है। आपके जहन में फौरन जवाब आया नहीं, बट नहीं इसका जवाब नहीं है, पहले पूरा माहौल बना के एंड पे नहीं कहना है। आई के अपने एग्जामिनर कमेंट में कहा कि अगर एक सवाल का जवाब हाँ या ना है और बच्चे ने लॉजिक दिए बगैर हाँ या ना कहा तो हम उसको 0 मार्क देंगे, 1 नंबर भी नहीं देंगे, हमें लगेगा वो तुक्का लगा रहा है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अब इसी में देखें कैसे करना है। सबसे पहले लॉ बताएं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्पेसिफाई दैट ऑफर कैन नॉट बी मेड इन नेगेटिव कंफर्मेशन मोड। एक बड़ा प्यारा सा स्टार्टिंग होता है, आप कहते हैं एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जुमला बड़ा खूबसूरत बन जाता है। तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफर कैन नॉट बी मेड इन नेगेटिव कंफर्मेशन मोड, लॉ बताया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, situation, in given situation Mr. Sibby has added a condition of negative confirmation that he would assume acceptance if Mr. Kota does not reply within 3 days। अब बताएंगे सिचुएशन में मसला क्या हुआ है। मसला ये हुआ कि भाई साहब ने कंडीशन डाल दी कि तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं ऑटोमेटिकली समझूंगा कि वो हो गया। कानून बताया, सिचुएशन बताई और एंड पे कह दिया देयरफॉर इट वुड नॉट बी ग्रेडेड एज अ प्रॉपर ऑफर, चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में, आप ये आखिरी जुमला ना भी लिखें, इट वुड नॉट बी ग्रेडेड एज अ प्रॉपर ऑफर। अगर ये आपने एक ही पैराग्राफ में लिखा होता ना तो बड़ा अजीबोगरीब सा होता। आप कहते जी ये इस ऑफर को प्रॉपर नहीं कर सकते क्योंकि सिब्बी और कोयटा के दरमियान नेगेटिव कन्फर्मेशन टाइप की कोई चीज़ है, और देखें ऐसा तो नहीं ना होना चाहिए, गंदी बात कर दी। अब ये उसमें वो ढूंढता फिर रहा होगा बेचारा कि लॉजिक किधर है वो किधर है। आई के अपने एग्जामिनर कमेंट में केस स्टडीज़ को सॉल्व करने का तरीका बार बार बताया और वो हमेशा कहता है कि मुझे आपसे 3 चीज़ें सेपरेटली चाहिए। कानून कौन सा था, सिचुएशन में क्या हुआ और जवाब क्या है। तरतीब आप आगे पीछे कर सकते हैं, हो सकता है आप पहले जवाब दे दें फिर सिचुएशन डिस्कस करें फिर लॉ बता दें, हो सकता है पहले सिचुएशन डिस्कस दें फिर लॉ बताएं। लेकिन मैं आपको बताऊं आपके लिए बेहतरीन क्या है, आपका स्टार्ट उस चीज़ पे हो जिसकी इंग्लिश पे आपको डाउट ना हो। रटा कि स्टार्ट में आपने लॉ लिख दिया हो, एंड पे जवाब में भी आपने वर्डिंग उठा ली हो सवाल से, तो दरमियान की इंग्लिश थोड़ी फंस भी गई ना तो ओवरऑल ऊपर नीचे मिला के चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी। बात समझ आई। तो ये 3 तरह के सवाल और इनको 3 तरह से सॉल्व करना है। अगर आप टेस्ट देखें तो टेस्ट में आपको कोई टाइप 1 सवाल नजर आया, कोई टाइप 3, टाइप 2 सवाल बड़े कम होते हैं बिजनेस लॉ में। कंपनी लॉ में आप आगे जाएंगे तो वहाँ टाइप 2 सवाल ज़्यादा होते हैं। यहाँ या टाइप 1 सवाल होता है, सीधा सवाल सीधा जवाब, या एक लॉजिकल सिचुएशन होती है और आपसे एक लॉजिकल उसका वो जवाब मांग रहे होते हैं। तो 1 और 3 ये ज़रा ज़्यादा हमारे कंसर्न हैं। भाई कुछ कहना चाहते हैं? सर ये जिस तरह ये लॉ लिखा हुआ है इससे ऊपर हेडिंग दे सकते हैं कि provision- आप अगर हेडिंग देना चाहें आप लिख सकते हैं प्रोविजन ऑफ द लॉ, सिचुएशन और इस तरह से। अगेन ये डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते करते अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं। इस पेपर में टाइम कभी भी मसला नहीं होता, चूँकि आपको 55 नंबर का पेपर तो आप 1.25 घंटे 1.5 घंटे में करके साइड पे कर लेते हैं, और 15 नंबर का पेपर आपको एंड तक समझ ही नहीं आ रहा होता, तो जितना रह गया होता है वो बड़ी जल्दी हो जाता है। तो इसमें टाइम होता है, आपने सुकून से तसल्ली से जवाब देना है। कम और ज़्यादा में जब डाउट हो रहा हो कि जी यहाँ फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछ लिया एसेंशियल्स लिख दें एक्सेप्टेंस के, नंबर है 5, अब आप सोच रहे हैं मैं पूरी कहानी लिखूँ या तोड़ तोड़ के लिखूँ। अगर आपको पूरी आती है तो सिर्फ 2 मिनट इजाफी लगने हैं। रटा जो है ना वो ठक 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 बंदा लिखता जा रहा होता है। तो कम और ज़्यादा में जब डाउट हो स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि ज़्यादा लिखना है। पता नहीं एग्जामिनर क्या सोच रहा था, आपने देखा एक जगह उसने एसेंशियल्स कम नंबर के लिए पूछे, एक जगह ज़्यादा के लिए पूछे, और जालिम दोनों जगह शायद एक जितना ही एक्सपेक्ट कर रहा हो। तो ये नहीं सोचना कि वो लॉजिकल है या नहीं है, हमें अगर ज़्यादा आता है तो लिख देना चाहिए। ये नहीं घबराना कि हमारे पास टाइम कम है, टाइम इस पेपर में अच्छा खासा होता है। सर जी सर इन्हें भी बुलेट्स में लिख सकते हैं? जी, इनको बुलेट्स में भी लिख सकते हैं, आप अलग अलग बुलेट्स बना के लिख सकते हैं। कोशिश ये करें कि कम से कम थोड़ा गैप दे के उनको ये फील दे दें कि ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे भाई ने एक हेडिंग की बात की, हेडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। आप यूँ भी कर सकते हैं कि यहाँ पे लॉ लिखा और आगे एरो बनाया, और ऐसे यहाँ सिचुएशन लिखा वर्ड एरो बनाया आगे लिख दिया, यहाँ कंक्लूजन एरो बनाया
कोई भी प्रेजेंटेशन है, आई कैप हेडिंग के अलग कोई नंबर नहीं देता, यहाँ पे मार्कर से लिखने के कोई इजाफी नंबर नहीं है, आई कैप टू द पॉइंट चलता है। ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बॉडी है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो जो इस तरह से करके नापा जाए कि जी कितना लिखा, या वो जो है वो जब 14 नुकात लिख लिए उसके बाद जो है 15वां नुक्ता नहीं जहन में आ रहा कि अच्छा एफिशिएंसी तो हेडिंग दे दी एक झंडे तले, कायदा आज़म ने एक झंडे तले जमा होने की बात की। तो वो इस तरह की यहाँ पे कोई हेडिंग कोई फनकारी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए आपको। अगर टू द पॉइंट आता है, आई कैप के सारे पेपर्स में सिर्फ QM में मेरी एक्स्ट्रा शीट लगी, मैं एंड तक की बात कर रहा हूँ, CA फाइनल तक के। और हमारे ज़माने में इतनी बड़ी आंसर शीट नहीं होती थी, अब 29 सफ़े, हमारे ज़माने में 23-24 सफ़े होते थे और वो खुली होती थी, ये फिर बारीक वाली है। हाँ, हर पार्ट नए पेज पे करने की वजह से चांस था बाहर निकलने का, लेकिन जिन पेपर्स में कम सवाल होते हैं, जो बड़े होते हैं, सवाल बड़े बड़े होते हैं, वो कम सवाल होते हैं, और जिनके छोटे छोटे सवाल होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि बिजनेस लॉ के हर पार्ट को भी आप अलग पेज पे कर लें तो पेज ख़त्म नहीं होते, पेपर ख़त्म हो जाता है। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि टू द पॉइंट लिखने पे आई कैप नंबर काटे। आई कैप पसंद करता है कि आप टू द पॉइंट काम की बात लिखें। हाँ, अगर डाउट है कि जो उन्होंने लिखा है उसमें 6 पॉइंट पूछे हैं या 5 पूछे हैं, अब डाउट हो तो ज़्यादा लिखते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इजाफी से माइनस में नंबरिंग नहीं होगी। जी सर, ये जो आपने अभी वो करवाया था क्वेश्चन बॉडीगार्ड वाला कि उसका बेटा घूम जाता है, ठीक है, उसमें सर 2 सिचुएशन थी, ठीक है। अगर उसे पता होता कि वो ला रहा है और नहीं। ये भाई ने कहा कि एक सवाल था, बॉडीगार्ड वो बच्चे को लेके आया और उसे पता था या नहीं पता था, सवाल खामोश था। आप पहले कहते हैं कानून कहता है कि एक्सेप्टर को पता होना चाहिए, फिर आप कहें सिचुएशन में वो भाई साहब गए और बच्चे को ढूंढ के ले आए, बस इतना बताएं। नीचे कहें अगर उसे पता था तो वैलिड, अगर उसे नहीं पता था तो नॉट वैलिड। यानी उसकी 2 शाखें अपने कंक्लूजन में निकाल के बता दें कि ताकि उन्हें पता लग जाए कि आपने सिचुएशन भी समझ ली है, आपने लॉ भी बता दी है, अब जवाब 2 राय में जा रहा है, चूँकि सवाल में चीज़ मिसिंग थी, आपने वहाँ पे वो कर दिया, उसके हिसाब से नंबर। तो ये 3 स्टेप में डिवाइड करने से आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। आपको किताब के एंड पे जो सोल्यूशन नज़र आ रहे होते हैं ये सजेस्टेड सोल्यूशन होते हैं, ये आई कैप के ऑफिशियल सोल्यूशन नहीं होते। ये उन्होंने किसी ना किसी कमेटी को कहा होता है कि पेपर हो जाने के बाद बच्चों को इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन दे दो ताकि वो रेफर कर सकेंगे क्या जवाब था। तो वहाँ आपको ये ऑफिशियल फॉर्मेट उतना ज़्यादा रिलीजियसली फॉलो होता नज़र नहीं आएगा। बट एग्जामिनर कमेंट आपने जब पास पेपर करने हैं तो एग्जामिनर कमेंट इज़ दैट डॉक्यूमेंट जिसमें चेकर ने अपने जज्बात का इजहार किया है कि बच्चों ने ये क्या गलती की, बच्चों ने ये क्या गलती की। तो आपने जब भी किसी पास पेपर को सोल्यूशन देखना है तो मेरी वाली किताब में पास पेपर सोल्यूशन है, लेकिन ये जो दूसरी किताब है इसमें पास पेपर के साथ सोल्यूशन और ज़्यादातर के एग्जामिनर कमेंट भी हैं सवाल के साथ, और कुछ की मार्किंग स्कीम भी है कि उन्होंने बताया है कि 5 नंबर में से 2 नंबर कंक्लूजन देने के थे, 1 नंबर फलाना चीज़ का था, 2 नंबर फलाना चीज़ के थे। तो ये एक हमारी डिस्कशन जो कि डे 1 पे होनी चाहिए थी, लेकिन डे 1 तक अभी आपको मिजाज ही नहीं समझ आया था, और अब जब मैं 3 तरह के सवाल बताता तो उस वक्त आपके लिए मुश्किल होता। अब चूँकि आप एक टेस्ट कर चुके थे तो अब आपका जो है वो थोड़ा सा आपको समझ आ गया, आपने कुछ इसके करीब करीब का पैटर्न फॉलो किया होगा। अब आने वाले टेस्ट में आप कोशिश करें कि ये ऑफिशियल जो पैटर्न है इसके मुताबिक करें, अभी से आपकी आदत बन जाए ताकि पेपर में आप ऑटो पे उसी तरह से चलें। ठीक है सर जी, जैसे ये डॉग वाले क्वेश्चन में थी, जी जी, उसमें एक तो लीगल प्रोविजन ऑफर की थी कि ऑफर कम्युनिकेट हुई, ठीक है, दूसरी एक्सेप्टेंस ये थी कि उसे एक्सेप्टेंस के बारे में क्लियर करनी है। ठीक है। इसमें कौन सी लीगल प्रोविजन ज़्यादा? अगेन एक सवाल में अगर एक से ज़्यादा पॉइंट है, आपको लग रहा है कि एक तरफ से ऑफर सर्टन नहीं है या आपको एक तरफ से लग रहा है कि एक्सेप्टर अवेयर नहीं है, कोई एक पॉइंट उठाएं जो आप ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, आंसर कर दें। आई कैप के अक्सर सवालों के उनके पास 5-5 सॉल्यूशन मौजूद होते हैं, यानी कि जो सजेस्टेड सॉल्यूशन आता है उसमें तो कोई एक सिंबॉलिक जवाब दिया हुआ होता है, बट जब वो चेक कर रहे होते हैं तो बीच में कई ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसमें 5 अलग अलग तरह से आंसर हुआ होता है। जी फ्रॉड के तरीके से आंसर करें ये जवाब है, फलाना से आंसर करें ये जवाब है, तो वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, हर तरह की वेरिएशन एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आपको 2 अलग अलग जवाब जहन में आ रहे हैं तो जो ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं आपने वो एक्सप्लेन कर देना है। सर जी सर, वो जो कल क्वेश्चन आया था उसमें लिखा हुआ था रेवोकेशन बतानी थी ऊपर। ठीक है, तो सर वो क्वेश्चन 7 मार्क्स का था, ठीक है, और बुक में वो 6 लिखी हुई हैं। ठीक है। अब जितना लिखा हुआ है आप उससे ज़्यादा तो जा नहीं सकते, और दूसरा ये है कि बुक का फॉन्ट भी कंफ्यूज करता है, ऐसा लगता है वहाँ कम लिखा हुआ है, हालांकि वो कम नहीं लिखा होता। जब आप रजिस्टर पे लिखने बैठते हैं तो आपको पता लगता है कि वो एक बड़ा धोखेबाज फॉन्ट है, वो सामने से इतना छोटा सा लग रहा होता है और आपके रजिस्टर चली जा रहा होता है, सफ़ा ख़त्म नहीं होता। तो वो इसलिए जितना है उससे ज़्यादा नहीं। हाँ स्पेंड नहीं करना
उसको एक्सपेंड नहीं करना, ज़बरदस्ती नहीं खींचना, ये टू द पॉइंट। एग्जामिनर ICAP बहुत अच्छा एग्जामिनर है, वो कहता है कि आपने अगर काम की बात टू द पॉइंट लिख दी है तो हमको मज़ीद नहीं चाहिए। तो इससे पहले कि आप मगरिब जो है वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम डाल दें कि सर आपकी वजह से मगरिब हम नहीं पढ़ सके, ये वाली स्लाइड्स ये मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, ये ठीक है, ये मैं फिर आज शाम में इसको ग्रुप में वो करवा देता हूँ, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो आपके पास मौजूद हैं, ये वाली चीज़ जो है वो आपके पास मौजूद नहीं है, ये आपको दे देंगे ग्रुप में। जी सर ये जो 11A1 लिखा हुआ है, जी जी हम 11 को एक दफे में कर सकते हैं, मतलब बस सिर्फ आपने फील देनी है, उसको नज़र आए, वाज़े तरीके से नज़र आए कि क्या चीज़ है। तो कोशिश करना ज़रा थोड़ा सा खुला खुला लिखें। जी आपने कहा था कि हमें क्वेश्चन के पार्ट्स साथ साथ ले करने हैं, ठीक है। हमें ग्रामर के क्वेश्चंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाना है या फिर वो भी साथ साथ होने चाहिए? जी जब आप वो कर रहे हैं तो उसमें पूरे पूरे सवाल आपको क्रैमिंग वाले मिल जाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली पेपर में तकरीबन आपको 4 सवाल पूरे क्रैमिंग के और 2 सवालों का एक एक पार्ट क्रैमिंग का होगा। तो अगर एक पार्ट क्रैमिंग के और दूसरा लॉजिकल है तो आप उस पार्ट का नंबर लिख के उसको खाली छोड़ दें और आगे क्रैमिंग वाला कर लें, फिर आगे किसी भी वक्त जिस वक्त उस तरतीब में उसकी बारी आएगी उसको कर लें। एंड जैसे 1, 3 और 7 है क्रैमिंग के, तो हम पहले 1, 3, 7 करें, बाकी बिल्कुल ऐसे ही। अगर क्वेश्चन 1 पूरा क्रैमिंग है, 3 पूरा क्रैमिंग है, 7 पूरा क्रैमिंग है तो आपने 1 किया, 1 के बाद 3 किया, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तरतीब जो मर्जी हो। हाँ, एक सवाल के अपने पार्ट्स में कोशिश करें कि उन पार्ट्स को दूर दूर ना कर दें एक दूसरे से। मतलब 3A के बाद 3B अगर आपने 7वें सवाल के बाद सोचा हुआ है तो उसमें ख़तरा है कि वो मिस हो जाए। तो सवाल जिस मर्ज़ी तरतीब से करें, आप उल्टा पेपर शुरू कर लें, आप तरतीब से जाएं, कोई इसमें वो नहीं है, कोई पार्ट्स नहीं है कि पहले ये वाला पार्ट करना है फिर ये वाला पार्ट करना है, ये पोर्शन करना है ये पोर्शन करना है, जिस मर्ज़ी तरतीब से करें। तो शायद 3 सवाल आपको पूरे रट्टे वाले मिल जाएं और 2 सवालों का एक पार्ट लॉजिकल और एक पार्ट रट्टे वाला हो, तो रट्टे वाला पार्ट आप कर दें और लॉजिकल के लिए खाली सफ़ा छोड़ दें। मैंने आपको बताया कि आपको एक सफ़े ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। सवाल पिछले 1-2 पेपरों में जो सबसे बड़ा भी है वो 6 मार्क्स का है। तो अगर आपको कोई 6 मार्क का सवाल या 7 मार्क का सवाल नज़र आ रहा है और देख के डर लग रहा है कि हो सकता है 1.5 सफ़े पे चला जाए, कोई मसला नहीं, आप 2 सफ़े खाली छोड़ें, तीसरे सफ़े पे उसका पार्ट बी कर दें। वापसी जब आप करें और एक सफ़े पे हो जाए और दूसरे पे नहीं गया तो उसके ऊपर एक लाइन लगा दें, ये बता दें कि ये वाला सफ़ा बेकार है, इसको इस्तेमाल नहीं करना। आप सबसे आखिरी वाले सफ़े की हेडिंग लिख सकते हैं रफ़ वर्किंग, और उधर रफ़ वर्किंग में कोई डायग्राम शायग्राम या इस तरह से करना चाहें वहाँ भी बना सकते हैं। और जहाँ सवाल आप कर रहे हैं आपको समझ आ गया, पेपर इतना बड़ा है और आपका ऊपर ही जवाब पूरा हो जाना है, तो आप नीचे काफ़ी नीचे करके एक रफ़ वर्किंग डायग्राम बना के ऑफर एक्सेप्टेंस उस तरह से अपने समझने के लिए करना चाहते हैं तो वो करके उसके ऊपर हेडिंग दे दें रफ़ वर्किंग, तो आपका आंसर ऊपर कवर हो गया होगा। एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा यहाँ पे कुछ अपने पॉइंट्स पुट कर रहा था। डन। तो ये एक अहम डिस्कशन थी जो कि बड़ी पेंडिंग थी। तो इंशाल्लाह ताला हम कल मिलते हैं। कल फिर से आपका टेस्ट होगा। ओए होए, आप कितने मजबूर लोग हैं, 4 दिन गुजर गए, 16 दिन रह गए बस जी। ये तो मतलब 20% टाइम गुजर गया। मुझे ये याद पड़ता है कि स्केड्यूल के मुताबिक कल टेस्ट होना चाहिए। अगर चैप्टर 3 ख़त्म हुआ है तो मोस्ट प्रॉब्ली टेस्ट रखा गया होगा। स्केड्यूल को ना यहाँ कहीं दीवार पे भी लगा लेंगे ताकि हर वक्त आते जाते हम उस स्केड्यूल को देखते रहें। ठीक है जी। तो कल टेस्ट है गालबन, ऐसे ही है। चैप्टर 3 का कल टेस्ट होगा। नहीं लिखा हुआ तो फिर अगले दिन होगा, दिखाएं।